मैं 8 मासा हूँ। मेरा बॉडी वेट जो था वो 750 ग्राम था। 16-17 दिन मैं शीशा के अंदर रखा था। 8 साल का बच्चा था जब मैंने रोटी सब्जी अपने आप बनानी शुरू कर ली थी। सब्जी तो नहीं आई, रोटी बनानी शुरू कर ली थी। बेड की सुविधा नहीं हुई तो मेरी माँ 1 हफ्ते तक बाहर ही तड़पती रही। इतना पैसा नहीं था कि इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं एडमिट करवा लूं। लोगों को आपके जीवन में आपका जो संघर्ष है वो दिखाई नहीं देता, उनको दिखाई देता है आपका फेस। अच्छा, उस फेस से ही आइडिया लगा लेते हैं झूठ बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं कर्जे में दिन प्रतिदिन डूबता जाने लग रहा हूँ। मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए आगे आने वाले टाइम में कलंक बनूं। कितने करोड़ का मकान है वो तो आप बताओगे ना। मार्ग जुगरब है। मेरा मानना ये हो सोशल मीडिया बनाई उसने थी, हाँ, चलानी मन ने सिखाई थी। हाँ। मैं सबसे पहली बार लाइव आया था, सबसे पहली बार। तो उस आईडी पे कुछ कमियां मेरी रही होंगी जिसके कारण सरकार ने बैन लगा दिया था, बंद कर दिया था। तो सोशल मीडिया की शुरुआत करने वाला इसीलिए मैं अपने आप को मानता हूँ। अच्छा, आपके गाने भी आए और गाने भी आपके इसे रहे कि शायद परिवार बैठकर नहीं देख सके। आए नहीं, आया। आया। आए में तो बहुत सारे हो जाए। फिर रागनी मंचों पे भी आपने जाना शुरू किया कुछ जी नहीं, जैसे जी नहीं, जी नहीं। आपकी वो वीडियो वायरल होती है सुनो कई आप, सरकार को मालूम नहीं चलता, पुलिस को मालूम नहीं चलता, किसी को भी मालूम नहीं चलता। जो सिस्टम के लोग हैं वो इनको के गायों को यहाँ से यहाँ तक लेकर जा रहे, वो मोनू मानेसर को मालूम चल जाया करता था, या जो इस तरह के जो खुद को गोरक्षक जो बता रहे होते उनको कैसे मालूम चल जाता। लेकिन 70 से 80% जो गौ रक्षक है, गौ सप्लाई वो करवाते हैं। कांग्रेसियों ने टिकट नहीं दिया, हाईकमान से आपकी मुलाकात हुई, कुछ ऐसी चीजें चल रही थी, सच है ये? देखो, मुलाकात हुई थी। किस किस से? ये मैंने आपकी कई सारी लाइव वीडियोस देखी है, कई वायरल भी हुई हैं। भाषाई तौर पे तो कई बार आप भी सतर्क होते दिखते हैं, जैसे राजपूत समाज की आपकी टिप्पणी थी। आप अपनी खुद की पार्टी बनाओगे? मेरी कड़ौकात बेबे, तेल गलवान के रुपये नहीं रहते। नमस्कार, राम राम। इस समय आप हरियाणा तक देखना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है। आज हमारे पॉडकास्ट पे जो मेहमान हैं, जो सोशल मीडिया के धुरंधर होंगे, वो सब उनको जानते होंगे। जानते नहीं बल्कि ज़रूर जानते होंगे और बीते कई सालों से जानते ही होंगे। हमारे साथ हैं आज हर्ष शिकारा भाई, बड़ा शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आए, भारतीय टाइम दिया आपने। बहन जी, धन्यवाद आपका, आपने इस काबिल समझे। नहीं भाई, आपने जो इन बीते वर्षा में जो कराया है, अब उस पर बात होनी भी चाहिए। और वो इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत सारी नई चीज़ दी है, बहुत सारे नए आयाम दिए हैं, और उन मत एक यो भी था कि आपका नाम भी उभरा, आपका नाम भी हमारे सामने आया। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी बचपन की के यादगिरी है, आपके हिस्से, आप थोड़े बचपन में लौटो, ज़रा बताओ अपने बारे में। मेरे को बहन, मेरे जीवन की 89 का मेरा बर्थ है। हुँ, 93 से लेकर सब कुछ याद है। हुँ, यानी कि 3 साल का था तब से हर चीज़ याद है। काफ़ी मुश्किल जीवन रहा है। एक तो जिस वक्त पैदा हुआ मैं, जो हमारे घर के बतावे हैं वो ये बतावा, बवाना एक हॉस्पिटल हो यार था नरेला रोड पे, हुँ, उसके अंदर मेरा जन्म हुआ था। 28 तारीख को मेरी माताजी को लेकर गए थे, 28 अगस्त को, 4 सितंबर को मैं पैदा हुआ था। हुँ। और एक हरियाणवी में कहावत है, अठमासा बच्चा जी या ना करे, सतमासा जी जा रहा है और पूरा बच्चा। मैं 8 मासा हूँ। मेरा बॉडी वेट जो था वो 750 ग्राम था। 16-17 दिन मैं शीशा के अंदर रखा था। हुँ, उसके बाद मेरे मामा मने लेकर गए थे। मेरी जो माँ थी, मेरे मामा ज़्यादा प्यार करे यार थे। तो इस मारे मेरे मामा लेकर गए तो मामा का ये कहना था कि थारे दो रहे बच्चा बच्चा का नहीं, इसकी संभाल हम कराएंगे। हुँ, लगभग 5 साल तक मैं वहीं रहा था। जैसे ही मेरे 5 साल पूरे हुए, 5 साल पूरे होने के बाद मेरी माता जी मन लेकर आई थी। हुँ, मन बचपन में भी मेरी माँ का दूध नहीं पिया। और मैं 7 साल का होया उस टाइम पे मेरी माता जी जो है वो भगवान को प्यारी होगी, स्वर्गवास हो गया उनका। हुँ, तो लगभग 8 साल का बच्चा था जब मैंने रोटी सब्जी अपने आप बनानी शुरू कर ली थी। सब्जी तो नहीं आई, रोटी बनानी शुरू कर ली थी। गैस ना हो यार थी, चूल्हा हो यार था। दादा दादी भी गुजर गए थे, तो घर में औरत नाम की चीज़ नहीं थी। हुँ, तो बहन, संघर्ष रहा है काफ़ी। 2003-4 के अंदर 13-14 साल की मेरी जब उम्र थी, जब मैं दिहाड़ी मजदूरी करनी मैंने शुरू कर दी थी। मेरा गांव लडरावन है तो पास में एक गांव है कुतुबगढ़, हुँ, वहाँ जाया करते। वहाँ मिक्सर प्लांट हो यार था रोडी डस्ट का। वो ट्रक खाली करे यार थे। ट्रक खाली करने के मेरा जो पिताजी हूँ ना, 150 रुपये मिल यार थे। हुँ, और मन ने 75 रुपये मिल यार थे, क्योंकि मैं बच्चा था। तो सुबह 3 बजे उठ कर जाया करते,
7 बजे थी ट्रक खाली करते। उसके बाद फिर मैं खाना बना के स्कूल में जाता। स्कूल में कहा कि मैं खेलन जाता जी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली। हम्म, मैं क्रिकेट खेल यार था। 2005 और 6 जो था उसमें मैं हरियाणा की टीम में भी था 2 साल। सोनीपत की तरफ से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और पहला जो टूर गया था वो संगरूर गया था खेलने के लिए। मेरे हिसाब से एक टूर गोवा गया था। तो ऐसे अलग अलग टूर गए थे। खेलने में भी मैं काफ़ी अच्छा था, लेकिन क्रिकेट उस वक्त भी और आज भी पैसे वालों का गेम था। हम्म, तो उन चीज़ों को देखते हुए ये दिखाई दिया, घर इस स्थिति में नहीं है कि आपको इतने पैसे दे सके, क्योंकि मजदूरी तो कराया ही करते। हम्म, तो उन चीज़ा ने देख कई अपने गाँव में कहावत सी भी है, आदत सी भी है। गरीब जो घर होगा, गरीब का बालक या तो पहलवानी करेगा या कबड्डी खेलेगा। तो फिर मैं सुबह स्टेडियम में रहने लगा 2008 तक सोनीपत। 2008 से जो 26 है उसके बीच में मैं सोनीपत रहा हूँ। 2008 से लेके 12 तक मेरा सर्कल ऐसा हो गया अच्छे आदमियों का, जो अच्छी नौकरी लाग रहे थे। मेरा प्यार प्रेम शुरू से ही अच्छा रहा है। उन आदमियों ने साथ दिया, तो 2012 से ही हमने सेवा शुरू करी। हम्म, सेवा शुरू करने का कार्य भी ये था। तो 1997 में जब मेरी माता जी की मृत्यु हुई, सफदरजंग हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, उसके बाहर ही हुई थी। बेड की सुविधा नहीं हो पाई, रीढ़ की हड्डी टूट रही थी। तो बेड की सुविधा नहीं हुई तो मेरी माँ 1 हफ्ते तक बाहर ही तड़पती रही। इतना पैसा नहीं था कि इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं एडमिट करवा ले। मेरे को आज भी वे चीज़ें, वो मंजर सब कुछ याद है। 11वें महीने की 2 तारीख थी, 1997 का दिन था, एतवार था। सुबह के 6 बजे थे। मेरी माँ चाय बनाने लग रही थी और मैं ऐसे खाट पर ऐसे लेट कर ऐसे मेरी माँ पीछे से देखने लग रहा था। और मैं पीछे तक जाकर, मैं मेरी माँ का थोड़ा ज़्यादा लाडला था, मैं गोदी बैठा तो मेरी माँ काफ़ी गुस्से वाली थी। उसने मेरे को धमकाया कि जा रजाई में घुस जा, क्योंकि उस टाइम मीठी मीठी ठंड शुरू हो जाया रही थी। मैं रजाई में मेरी मम्मी ने देखने लग रहा था। तो मेरा दादा जो है वो ऊपर छत पे था, वो पीछे हटा था, नया घर बनने लग रहा था, जाली नहीं हुई थी छत पे। वो खाट पे बैठने की बजाय उसके बराबर में उसका ऊपर तक पैर फिसल गया। कच्ची चढ़ाई थी ईट आठ पाट की, और वो उल्टा पड़ गया मेरी माता जी के ऊपर। यहाँ गिरने के कारण यहाँ से कमर से रीढ़ की हड्डी टूट गई। हम्म, तो मेरी माँ जब गांव इकट्ठा हो रहा था, बार बार एक बात कही थी, मेरे बेटे तो मिलवा दो, मेरे बेटे तो मिलवा दो। अच्छा, मेरा आज भी याद है, खाट थी टूटी ओढ़ी, उसमें लौटा रखी थी, नीचे एक आंच कर रखी थी। हम्म, आ भाई कमर में शिकाई लग गई जागी, कोई लगी आँच कर यार गम में, तसले में दर्द है जो, तसड़े हाँ में हाँ दर्द हाँ है, हाँ। वो आँच कर रखी थी। अरे उस टाइम पर बाजरा आ रहा था हमारे घर में, बाजरे की बाल पड़ी थी एक कोने में। तो वो जो मंजर है, वो जो चीजें हैं, वह हर चीज, मतलब मैं उसका स्केच बना सकता हूँ। वे चीजें मेरे दिल दिमाग में हर जगह ऐसी छप रही हैं। और मेरी माँ को फिर चोट सुबह लगी थी, लेकर शाम के टाइम गए थे, क्योंकि पहले देसी डॉक्टर आए, गांव के डॉक्टर आए, उन्होंने बताई भाई ना ठीक हो, बोल रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर किसी भी चीज़ में कोई एक्टिविटी नहीं थी। जुबान जुबान काम कर रही थी, गर्दन काम कर रही थी, रोवर रोवे थी, मेरे बेटा तो मिलवा दो, मेरे बेटा तो मिलवा दो, इससे नारी उस पर कोई, मतलब उसकी जुबान पर बात नहीं थी। ओमनी गाड़ी थी वाइट कलर की, हम्म, मेरी मानवा लेकर गई थी। और वो भगवान को प्यारी होगी। हम्म, तो उसकी उस टाइम पे जो स्थिति वो ये थी, अगर प्राइवेट अस्पताल में वो एडमिट हो जाती तो उसके लिए 50,000 रुपये चाहिए थे। और जो 50,000 रुपये थे उनकी हमारी औकात नहीं थी। तो मैंने जब जीवन में एक बात सोची थी, कदे भगवान ने अगर हम अपने पैरा पर खड़े कर दिए या इस लायक बना दिए, तो मेरा एक ड्रीम था, मैं किसी बहन बेटी ने या किसी भाई ने ऐसी परेशान नहीं होती देखूंगा, मैं उसकी जितना उसको उतनी मदद करूंगा। अब जो 2012 की मैं बात कर रहा था, 12 में हमने मदद करनी शुरू करी, तो वो अपनी माता जी से सीख के ही करी थी। वो लगन अंदर थी, लेकिन मैं उसका बिल 12 में भी नहीं था। अब आज तक 26 साल या स्ट्रगल करते करते जीवन गुजर रहा है। हम्म, अब मन अपने आप पर थोड़ा हलानत महसूस होने लग गया। उसका कारण ये है, 25-25, 26-26 साल की उम्र में बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले जा हैं दूसरे देश, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छे सेटल हो रहे हैं। 25-26-28 साल की उम्र में अच्छे अच्छे बच्चे फाइनेंसर बन रहे हैं, 100-100 200-200 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने समाज को नहीं, अपने परिवार को और अपने आप को समय दिया।
हमारे अंदर जो हमने अपने घर से सीखा उसको देखते हुए हमने समाज को मेरे हिसाब से मनोकात से थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया। मेरी नींद इस टाइम भी 3 घंटे की वह नींद है। अगर मैं 3 घंटे सो लूँ तो मैं ये मानूँ आज अच्छी नींद आई है। पूरी रात मैं खुद से सवाल करे जाऊँ हूँ, किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि लोग जो हैं, लोगों को आपके जीवन में आपका जो संघर्ष है वो दिखाई नहीं देता। उनको दिखाई देता है आपका फेस। अच्छा, उस फेस से ही आइडिया लगा लेते हैं, झूठ बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब खुद को महसूस कराती हैं और एहसास कराती हैं। 2012 से 26 के बीच में 14 साल समाज को दिए हैं। 14 साल समाज के लिए बहुत कुछ कराया है। हालाँकि समाज ने ज़िम्मेदारी नहीं लगाई थी। समाज को अपनी ज़िम्मेदारी मान के ये कार्य किया था। लेकिन आज मैं मेरे हिसाब से औरों से काफ़ी पीछे रह गया। जो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, आप ये अभी ये पॉडकास्ट में हम बैठे हैं, अभी आप ये पॉडकास्ट कहीं भी डालोगे, तो मेरे हिसाब से इसकी अर्निंग कुछ न कुछ तो आएगी। जिस चीज़ से चैनल चलता है, तो सोशल मीडिया से आजकल लोग मेरे को गालियाँ दे के, ताने-बाने मार के, नीचा दिखाकर, परिवार को टारगेट करके अच्छे रुपये कमाते हैं। मैंने मेरे जीवन में सोशल मीडिया से कोई रुपया नहीं कमाया। आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई ऐड नहीं है। मेरा शायद ही जो हर्ष शिकारा नाम से पेज है, लगभग 2500 चैनल बन रहे मेरे नाम से पेज और चैनल, इतनी आईडी बनी हुई है। मैंने मेरे पेज से 1 रुपया भी इसलिए नहीं कमाया कि मेरे नाम से बहुत सारे भाई कमाते हैं। अगर मैं कमाने लग गया तो उनके पास उस चीज़ की स्ट्राइक जागी। कोई मेरे को अपना मान रहा तो मैं ये सोचता हूँ उनका घर चल जाए, मैं उसी में संतुष्ट हूँ, उसी में खुश हूँ, मेरे को इतनी कमाई चाहती नहीं। तो इन चीज़ों को देखते हुए औरों से हम काफ़ी पीछे रह गए। सोशल मीडिया से हमने कमाई नहीं की, पैसों में ऐड हमने नहीं की। कहीं प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, मैंने आज तक किसी से पैसा नहीं लिया है। कल ही की बात करें, हमारा तनेल गाँव है एक, उसके अंदर कबड्डी का प्रोग्राम था, उसके अंदर मैं गया तो वहाँ की जो पंचायत थी, उसने बहुत ही अच्छा मान सम्मान किया। मैंने उनको मना कर दिया था, भाई मैं प्रोग्राम में भी जाया नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी जो पॉकेट मनी है वह इतनी रह ही नहीं रही और मैं कर्जे में दिन प्रतिदिन डूबता जाने लग रहा हूँ। मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए आगे आने वाले टाइम में कलंक बनूं और आपका लोग मजाक उड़ाऊं। तो मैंने उनको मना कर दिया, तो उन्होंने बोला भाई आपसे हम कुछ लेंगे नहीं, आप नाना पड़ेगा। अब कर्जे में क्यों? करोड़ों का तो घर बनाया अभी। अब वो बात करेंगे, आपकी बात में हाँ, ही हाँ, आ हाँ, जाएगी। हाँ। तो मैंने बोला भाई आप मेरी फीलिंग समझो, हम प्रोग्राम में जाते फरी की जो पगड़ी होती है ना चौधर की, इस पगड़ी के अंदर बहुत वजन होता है, मैं बंधवाना नहीं चाहता। मैं तभी बंधवाना चाहता हूँ तब कोई रुपया आपको देता हूँ। हुँ। अब वहां चले गए तो उस पंचायत ने 1 लाख रुपए से मेरा मान सम्मान किया। मैंने हाथ जोड़ के कब बात कही, भाई गरीब हूँ, अपनी घर हूँ, मैं पैसे लेने के लिए प्रोग्राम में नहीं आता। कबड्डी कुश्ती कोई भी खेल हो, आप बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए करवाते हो, उसमें अगर मैं सहयोग नहीं दे सकता तो मैं ले भी नहीं सकता। फिर भी जैसा भी मेरे से हुआ, उस 1 लाख में 11,000 रुपये मिला के वापिस 1,11,000 उस पंचायत को दे दिए। हालांकि वो मेरे से नाराज हो गए कि हर्ष भाई इसलिए हमने आपको बुलाया नहीं था। मैंने कहा था बुलाओ या मत बुलाओ भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आप लोगों से लेके जाऊं। अभी आप करोड़ों के मकान की जो बात कर रहे हो, कितने करोड़ का मकान है? वो तो आप बताओगे ना। नहीं, आपने बोला ना कि हुँ, करोड़ों का हुँ, हुँ, मकान। हुँ। अगर मेरे पास करोड़ा रुपया होता, सोनीपत सेक्टर 23 के अंदर मैं अच्छा घर बनाता और उसी सेक्टर 23 के अंदर मैं रहता। वहां मेरी जमीन खरीदने की औकात नहीं थी। मान के चलो आप 350 गज का भी प्लॉट खरीदोगे तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए के नजदीक आऊगा सेक्टर 23 में। हुँ। और जहां मैंने जमीन ये जो मकान बनाया है, वहां जमीन ली 4900 रुपये गज, 4,900 रुपये गज। अब आप एक चीज सोचो, 2.5 करोड़ में और 4900 रुपये गज वाले में कितना फर्क हो गया। वो सारी है जो जमीन आई है 52-53 लाख रुपए की आई है वहां पे। दूसरी बात यह है, जिस टाइम चुनाव लड़ा थे, उस चुनाव से पहले कितने भी प्रोग्राम हम जाते, कुछ आदमी बोली मार दिया थे, जो कि मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को अच्छी नहीं लगी। तो उनका कहने का मकसद ये था, बढ़िया फिर पंचायती किराए के मकान में रहे। ये बात चुप बिहार थी कितने की। तो बात ये थी भैया रे प्यारे रिश्तेदार, किसी पे कितना ही पैसा उठाना पड़े, चाहे कर्जा करना पड़े, पहले खुद का घर बनाओगे, घर बनाने के बाद वो कर्जा कैसे भी तार देंगे। तो घर बनाया है, वही काम है, ऊंची दुकान फीके पकवान। सिर लगोने के लिए, इज्जत और सम्मान के लिए घर जरूरी था। अब घर का क्या मैटर है, हर साल घर बदला जाता। एक तो मेरे से डरते हैं, किराए पर कोई घर नहीं देता, इसलिए नहीं मैं कब्जा कर लूंगा,
इसलिए डरते हैं कि उन लोगों को लगता है मैं सरकार के खिलाफ ज्यादा ही खुल के बोलता हूँ, और इस पे दिक्कत और इस पे बात आएगी तो तुम्हारे घर परिवार पे भी आ जाएगी। तो इसलिए डरते लोग मेरे को किराए पे घर नहीं देते। अब ये मैं नहीं चाहता हर छठे महीने हम उन बर्तनों को एक ट्रेली में भरका, आज उस कूण में टेक लिया, आज उस कूण में टेक लिया, बिल्ली की तरिया 7 घर तना बदले जाना। और मैं तो 7 की जगह 7-8 तो बदल चुका हूँ। तो बात ये ही थी भाई, जैसा भी हो कम से कम अपना तो हो। उस अपने के चक्कर में घर बनाना मजबूरी था, जिसमें रिश्तेदारा ने सारा लाया, रिश्तेदारा ने बनाया है। हाँ, उनकी पाई पाई जो चुकानी है वो कार्य मेरा है। ये सच है। आप इसको सच मानो तब भी ठीक है, झूठ हाँ, मानो तब क्योंकि हम भी ठीक सोशल है। मीडिया पे तो भाई ऐसी तस्वीरें देख, जैसे करोड़ों का घर है और बड़े करोड़पति व्यक्ति का घर है, और जब नोटिस चिपका, या फिर मैं कहूँ कि जब आपके घर पर लोक लगाया था, वो देर रात की वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, तो तब भी थे कि ये तो इतने करोड़ों का घर है, ये इतने इसके भीतर तो इतनी आलीशान चीजें हैं, इतनी महंगी चीजें हैं। ये जो बातें हैं बहन, शायद मेरे मुख से तो आपने सुनी नहीं होंगी। करोड़ों का है या कितने का है, अब आप वीडियो बनाने घर के बाहर जाते हो, आप चाहे सोने की ईंट बता दो, अब मैं आपकी जुबान को थोड़ी पकड़ सकता हूँ। अब उसमें कितने करोड़ लगे हैं, कितने करोड़ नहीं लगे हैं, अगर मैं मेरे मुख से ये चीजें बोल रहा हूँ ना, तो मैं आपको उस चीज का हिसाब देता। अब कोई आदमी वहां आके ये बोल देता 5 करोड़ रुपए की तो एक ईंट लगी है, मैं कैसे जवाब दे दूंगा बहन? वीडियो उन्होंने बनाई है, जुबान उनकी है। अब भी आप अगर इस वक्त मैं आपके पास बैठा हूँ, अब भी आप अगर सोनीपत मेरे घर के पास किसी को भेज दोगे, ज्यादा नहीं तो 10-15-20 आदमी बाहर के कोई ना कोई वीडियो बनाने वाले आए मिलेंगे प्यार प्रेम में। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, वो तो उनकी खुद की अपनी सोच है ना, मेरी तो नहीं है। अब मेरा घर कैसे खड़ा हो रहा है, कैसे बन रहा है, वो तो मैं ही जानता हूँ। अब आपके जीवन की थोड़ी और बातचीत करें, तो आप सोशल मीडिया पे कब से आना शुरू हुए? मतलब फेसबुक की शुरुआत आपने कब करी? और शायद आपकी एक वीडियो देखी थी, बड़ा मखौल भी उड़ा रहे थे लोग, जिसमें आप कह रहे थे कि हरियाणा में फेसबुक चलानी मन ने सिखाई, कुछ चीज़ डाल की बात है। सही बात। हाँ, आपने सोशल मीडिया वैसे कब चलानी शुरू करी? मन ने करी है शुरू भाई 2017 या 16 में मन ने करी, जब मेरे दौर में मेरा खुद का फ़ोन खुद आया। का फोन आया। हाँ, अब मैंने सोशल मीडिया चलानी शुरू करी थी बहन 2015 में। अच्छा। और 2015 में जब मैंने शुरू करी थी, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उस टाइम पर खाली फेसबुक के अंदर फोटो फोटो डल आ रहे थे, हुँ, यानी कि वीडियो का कोई ऑप्शन नहीं हुँ, था। हुँ। 2016 की शायद जनवरी या 2015 की दिसंबर, हुँ, उस टाइम पे वीडियो का और सोशल मीडिया में लाइव आने का ऑप्शन आया था। हुँ। और उस टाइम पे मैं एक बात बोलता हूँ, मेरा एक डायलॉग बड़ा फेमस होया था, हाँ, शेयर टू ग्रुप वाला। ओए हाथ ने शेयर कर दो भी तो हाँ था। हाँ, तो उसमें क्या है, जो मार्क जुगरब है, मेरा मानना ये हो सोशल मीडिया बनाई उसने थी, हाँ, चलानी मन ने सिखाई थी। हाँ। मैं सबसे पहली बार लाइव आया था, सबसे पहली बार। उस टाइम चल रहा था जाट आरक्षण, और जाट आरक्षण में जो बातें थी, मैं मेरा आज भी रिकॉर्ड उठा के देखोगे, मेरे मुख से उस टाइम पे भी ये बातें पाओगे कि भाई छत्तीस बरादरी को, संपूर्ण भाईचारे को साथ लेके चलो। हुँ, ऐसी कोई भी बयान ना दो कि आरक्षण जाटों को ही चाहिए, क्योंकि अकेले जाटों के लिए तो लड़ाई ही नहीं थी, आज भी लोगों को नहीं पता। उसके अंदर 5 जाति आती थी। हुँ, दूसरी बात ये थी भाई, जाट सबके सुख दुख में खड़ा होता है। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे अगर जाट खड़ा हो गई, ये कहेगा हमें छत्तीस बरादरी के भाईचारे की जरूरत है, तो छत्तीस बरादरी का भाईचारा भी आएगा। हुँ, उस टाइम पे ऐसी बातें करने वाला मैं ही था। इन्हीं बातों के कारण मैं पॉपुलर हुआ था। और एक पेज था उस टाइम पे, नाम तो अब मैं क्या बताऊंगा, उस पे 1,000 आदमी, पहली बार मैं लाइव आया तो मेरे को लाइव देख रहे थे। और वो उस टाइम की बात है जब लोगों को लाइव का पता नहीं था। तो इस चीज की शुरुआत करने वाला मैं था। और आपको एक बात और बता देता हूँ, मैंने खुद का पेज 2017 में बनाया था, 17 की शायद जुलाई की 20 तारीख को। हुँ, तब से मेरा पेज बनाया था, जो हर्ष शिकारा नाम से पेज है। हुँ, और पेज आप ऑटोमेटिकली आप वीडियो डल जा रही थी, मेरी तो खाली सोशल मीडिया पर आईडी थी। हुँ, वो आईडी पे 5-4 लाख फॉलोवर हुए थे सबसे पहले मेरे। हुँ। तो उस आईडी पे कुछ कमियां मेरी रही होंगी, जिसके कारण सरकार ने बैन लगा दिया था, बंद कर दिया था। तो सोशल मीडिया की शुरुआत करने वाला इसीलिए मैं अपने आप को मानता हूँ। हुँ। अच्छा, आपके गाने भी आए, और गाने भी आपके इसे रहे कि शायद परिवार बैठ कर नहीं देख सके। आए नहीं, आया। आया। आए में तो बहुत सारे हो जाए। तो एक कितने? एक ही था ऐसा। हुँ, और उसी चीज से मेरे को ये शिक्षा मिली थी, हुँ, जब मैं अपने परिवार के बीच में अगर किसी गाने का जिक्र तक नहीं कर सकता, बैठ के नहीं देख सकता। ये 2015 की ही बात है। तो 15, आपने क्यों बनाए? देखो,
जब आपकी जो यंग एज होती है ना, उस पे आपको ये पता नहीं होता समाज में इस चीज से नुकसान क्या होता है, फायदा क्या होता है। तो हर आदमी के अंदर एक अपनी वाह होती है कि मेरे को फेमस होना है, इससे हो सकता है मैं फेमस हो जाऊं। हम्म, वो गाना देखा भी करोड़ों आदमियों ने उस टाइम पे, हम्म, वायरल भी हुआ काफी। लेकिन मेरे को खुद में अपने आप में ये घुटन फील हो रही थी, क्या चीजें हैं ये, शायद समाज ऐसी चीजों को एग्री नहीं करता। तो मैंने उसी चीज से शिक्षा ली थी, मैं उसको अपनी गलती नहीं मानता, मैं उस चीज को मतलब एक लेसन मानता हूँ। उस चीज से मैंने ये शिक्षा ली थी, मैं मेरे जीवन में सोशल मीडिया पे या सोशल मीडिया के बैकग्राउंड में भी पीछे भी कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिसके कारण समाज को नुकसान हो। फिर रागनी मंचों पे भी आपने जाना शुरू किया कुछ, जी नहीं, जैसे जी नहीं, जी नहीं। आपकी वो वीडियो वायरल होती हैं सुनो, कई आप सारी। सुनो, वे सारी चीजें उस गाने से पहले की हैं। हम्म, मतलब वो 4 से 6 महीने का दौर है, हम्म, उसी के अंदर की वो सारी चीजें। तो क्यों किया आपने ये? अभी मैं आपको बता तो रहा हूँ, हर एक इंसान के अंदर एक इंटेंट होता है, हर एक इंसान को ये रहता है भाई तू वायरल हो जा, फेमस होना है। हम्म, अच्छा, मेरी जो आप रागनी बोल रहे हो या इस टाइप की कोई चीजें बोल रहे हो, वो आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगी। हम्म, वो किसी पर्सनल आदमी ना अपने आप अपने फोन में बना के डाल दी ना, वो चीजें मिल सकती हैं। यानी कि जो गंद है, गंदगी है, आपने एक चीज देखी होगी, कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, सेम ऐसे ही जो गंदगी है उसी से मैंने शिक्षा ली है। उसी से मैंने शिक्षा लेके ये सोची, अगर कल न मेरे बच्चे होंगे, मैं कहीं शादी करने के लिए उन बच्चों की जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे, तुम्हारा पिता ये करता था। तो मैंने तो एक्सेप्ट किया है इन चीजों को, हाँ ऐसी चीजें बनाई थी और उन्हीं चीजों से मुझे शिक्षा मिली। और मैंने ये सोचा कि मैं जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे समाज पे बुरी छाप बने। आज मेरी जो छवि वो इस प्रकार की है, मैं किसी के चूल्हे पे बैठ के रोटी खा सकता हूँ, किसी के घर के अंदर तक की मेरी दौड़ है। तो ये छवि बनाने वाला भी तो मैं ही हूं ना। अगर मैं बुरी छवि को लेके चलता तो उस छवि को बनाने वाला भी मैं था। हम्म। या ये कहूँ कि जैसे आपने गानों में शुरुआत करी, आपके गाने शायद उतने चले नहीं होंगे उस समय, आप रागनी मंचों पे भी गए होंगे, शायद आपको लगा नहीं कि ये काम आगे चल सकता है। तो समाज ना हमेशा एक हीरो को खोजता है, और फिर आपने जैसे गोरक्षा का काम शुरू किया, जैसे गौशाला बनवानी, कुछ इस तरीके का, यानी उसे हम समाज सेवा भी कह लें। तो आपको लगा कि यहाँ पे स्पेस है और एक हीरो वाली छवि में आप आए और वो स्वीकृति हो सकती है समाज की ओर से, क्योंकि समाज में एक हीरो खोजता है ना। देखिए बहन, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पहली चीज तो ये है, पैसों की जरूरत थी। जब आप किसी भी प्रोग्राम में, जो रागनी वाली बात कर रहे हो, अमित चौधरी जी हैं, मेरे गुरु जी हैं, जिन्होंने मेरे को बोलना सिखाया, मंच पे खड़ा होना सिखाया। जहाँ भी मैं जाता था वो मेरे को 3,000, 2,500, 2,000 रुपये देते थे उस समय। उस समय। हुँ, ये बातें 2013 की हैं। तो वे जो पैसे थे ना, 13-14 के बीच की, वे पैसे 2,500-3,000 रुपये मेरे को बहुत ज़्यादा लगते थे। और उनके प्रोग्राम उस टाइम पे एक दिन में 4-4 प्रोग्राम होया करते। तो मेरा मानना ये है, मैं एक ऐसी स्थिति से जूझ रहा था, अगर भाई तेरा खर्च अच्छा चलता है, और एक नादानगी थी, ना समझ थी। तो जो नादानगी लगा लो या ना समझ लगा लो, तब तब समझ आती गई कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। उसी टाइम में बैकफुट पाता चला गया। अब आपने बात की गौशाला वाली, गायों वाली, पहली चीज तो ये है, गौ माता हमारे घर में मेरे दादा के टाइम थे, हुँ, मेरे पिता ने भी रखी। और आज भी आपको बता देता हूँ, गौशाला नहीं, गौशाला वो होती है जहाँ हम दान लेते हैं। हुँ, लेकिन मैं गायें रखता हूँ। मेरे पास अब भी लगभग, ज़्यादा तो नहीं, इस टाइम पर 15 से 20 गायें होंगी। 50 भी कर दी थी, 100 भी कर दी थी। लेकिन अब जैसे जैसे मेरा जो बजट बिगड़ता जा है, तो मैं कम कर लूँ। एक तो हम उनका दूध नहीं बेचते, पहली बात। दूसरी बात, हम दूध बिलोते नहीं। हुँ, तीसरी बात, घर की गाय होने के बाद भी मोल का दूध लिया रहा। आपने मेरे को बोला था कि भाई आओ तो लासी वगैरह ले आना, तो उसका रीजन यही था, मोल का दूध लेते हैं। जो गाय का दूध है, मेरा मानना ये है, जो भी उसका बछड़ा या बछड़ी हो, आप नस्ल पर काम करो, उनको तैयार करो। हम सारा का सारा दूध उसी के बच्चे को पिला देते हैं। उसकी कैपेसिटी 20 से 25 दिन बाद ऐसी हो जाती है, चाहे उसके नीचे कितना भी दूध हो, वो पीने लग जाता है। उसको तैयार करते हैं। उसको तैयार किस लिए करते हैं? नस्ल सुधरेगी तो गाय के अंदर लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी। अभी मेरी गाय एक मोगा कंपटीशन में फर्स्ट आई थी, चैंपियन बनी थी। मेरी गाय एक करनाल चैंपियन बनी थी। मेरा एक 1 साल का बछड़ा महम मेले में चैंपियन बना था। अभी मैंने एक बड़ा ही अच्छा बच्चा है, जुआ गांव है मेरा अपना, छिकारा गाई, उस गांव के अंदर मैंने पंचायत को दिया है। हुँ,
एक मैंने नरेला दिया है, मोल नहीं वैसे। तो मेरा मानना ये है, गाय का मैं एक शौकीन हूँ, शौक के लिए गाय रखता हूँ। और इसको आप गौ सेवा नहीं बोल सकते, इसको आप प्रेम बोल सकते हो। लेकिन चंदा भी तो लेते हैं ना आप इनके नाम पे। जी नहीं, ये आपको गलत फहमी है, कब लिया है? इतनी सारी वीडियोस हम लोगों ने आपकी काफी साल पहले की देखी मेरे हैं को लगता है कि आपने तो, अलग अलग नहीं गौशाला के लिए दे दीजिए, गाँव गायों के लिए दे दीजिए, ऐसा। देखिए मेरे को लगता है आपने जो रिसर्च किया है, शायद आपका रिसर्च गलत दिशा में चला गया, अधूरा किया है। एक हासी के पास हमारा साथी था, अनिल आर्य, वो गोरक्षक था। उसने मेरे को एक बात बोली थी, अगर भाई मैं खुद की गौशाला करना चाहूँ। मैंने उसको बोला मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? तो उसने मेरे को बताया भाई तू मेरी यह मदद कर दे, मैंने कितने भी किला दिलवा दे 5 साल के पट्टे पे, और मैं उड़ा काम कर लूँ। मैं बोला ठीक है। तो जब ये बात आती थी किला ढूंढना शुरू कराया, तो गाय के नाम पर कोई किला देने को तैयार नहीं था पट्टी पे। उस चीज़ को देखते हुए मैंने उससे ये बोली भाई तू को सस्ता है किला देख ले, मैं ले लूँगा, और मैं लेकर तेरे को ही 10 साल के नाम का दे दूंगा। 10 साल तक ना मन तेरे पे को किराया लेना, ना मन तेरे पे कोई वो लेना, वो किला तेरा ही रहेगा, जैसा तेरा मन करे तू वैसे ही रहना। 10 साल के बाद की बातें आगे दिखाएंगे, तेरा अगर 10 साल में जुगाड़ हो जाए उसके लिए तू रख लिए, जो पेमेंट मैं जिसमें लिया जा वह मेरे ते दे दिए। अब कहानी क्या होती है, अनिल आर्य को 1 साल होता है, किला मन ने लिया, मन ने लेगा अनिल आर्य को दे दिया। अगर आप चंदे की या दान की बात करते हो तो चंदे और दान की बता देता हूँ। जो भी वीडियो गिरी उसमें अनिल आर्य का नंबर गिरा था उस टाइम पे। अगर भाई यो भाई ऐसे ऐसे यहाँ काम करना चाहता है, इसका सहयोग करो, सपोर्ट करो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसका पिताजी गुजर गया है 1 से 1.5 साल के बाद। उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो वो लड़का अकेला पड़ गया है, वो उसको चलाने के लायक नहीं था। उस लड़के ने उस किले को और उस गाय के काम को स्वयं छोड़ दिया, वो चलाने लग गया ट्रैक्टर। ट्रैक्टर चला के और वो अपने ये भरत भारत के ठेके लेने लग गया अपने रोटी पानी के लिए। भाई मन्ना अपना घर संभालना, मैं इस लायक नहीं रहा अगर मैं गौशाला या समाज सेवा कर सकूं। अब फिर 2 साल जब बोलिए, मेरे को उसने 6 महीने के बाद बताई भाई 6 महीने थे किला खाली है, अगर आपने कुछ करना था आप उसका कर सको। और तो फिर उसने स्वयं तो उस जमीन को छोड़ा है अपनी इच्छा से, अपने प्रेम से, स्वयं ही वो कार्य करने वाला था, उसी के लिए वहां चंदा इकट्ठा किया था, उसी के लिए मेरे जो मित्रगण थे, मेरे मित्र प्यारे थे, जिस दिन उसने उसका वो कराया था, उद्घाटन कराया था, उसका प्रोग्राम बिगड़ गया था बारिश के कारण। तो जिसा भी मेरे तो है 5, 7, 10 लाख का नगद कैश उसका सहयोग करवाया था, ना कि हर शिकारा ना को चंदा या को रुपया लिया था। उससे अलग जब शुरुआत करी गाय रखने की, उस टाइम पर कोरोना था, मन ने शुरुआत करी ज्यादा रखने की, दो तीन तरह रखा थे। उस टाइम पर कोरोना था और कोविड का जो टाइम था, तो उस टाइम पर लोग घर बाहर नहीं निकले आ रहे थे। हम जो गां रखा करते वो एक ऐसी जगह पर रखा करते, सीधी धूप लग गया करते। उस टाइम पर लोग आते एक टीन की और ये जो तरपाल होता है, उन चीजों की मदद ली थी। वो भी एक बार, उसको आप पर्सनली तौर पर मदद बोल सकते हो या जो मर्जी बोल सकते हो, वह मदद मैंने ली थी। उसमें भी एक हिसार का साथी था, तरपाल तो वो दे के गया था, और टीन मेरे हिसाब से 5, 4 साथियां ने दी होंगी। उससे अलग मन ने मतलब मेरे जीवन में पर्सनली तौर पे या गायों के नाम पर मन ने चंदा नहीं मांगा है। शायद ये जो आप हासी वाली जो गौशाला का जिक्र कर रहे हैं भाई, मतलब इस पे कुछ सारे सवाल भी हुए थे कि ये जमीन जो है अर्शिकारा ने अपनी हाँ पत्नी के हाँ, नाम पे एक रख सेकंड एक रखी है। हाँ। सेकंड एक सेकंड, ये आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। किला लेने वाला हूं मैं, पैसे देने वाला हूं मैं। लोगों को ये वहम है चंदे से किला लिया था। भाई चंदा जब कहीं इकट्ठा ही नहीं किया तो चंदे से ले कहां लिया? अच्छा, लेने वाला मैं हूं तो नाम किसके होगा? पहली बात तो ये है, जिस चीज के पैसे ही मन दिए हैं, ज्यादा मोटी रकम का किला नहीं था, मात्र 22 लाख रुपया का था वो। उड़ इतने रेट ना थे, कभी आप नहीं सोचो 5, 4 करोड़ रुपए का किला था। 22 लाख रुपए का किला था, 11 महीना का टाइम दिया था। मेरे हिसाब से 7, 8 लाख रुपए उनको पहले दिए थे, 11 महीने तक वो पेमेंट एक एक 2, 2 लाख कर का महीने दी थी। अच्छा, उसको 10 साल के नाम का पट्टे पे दिया था, तो नाम तो मेरी पत्नी के होगा ना बहन। किला चंदे से नहीं लिया ना, चंदा इकट्ठा किया। एक सबूत, एक चीज आज भी दिखा दो, कहीं भी दिखा दो इस टाइप में किले के लिए हमने को पैसा इकट्ठा किया है। कहे हैं कि भाई दान दे दिया था और अपनी पत्नी के नाम करा दिया।
एक बार उस भाई से जाके तो पूछो, वो किला 10 साल के नाम का दान दिया था। 10 साल के बाद हमारी ये कमिटमेंट थी, अगर भाई तेरा जुगाड़ हो जाए है तन्ने न्यू जी करेगा, मैंने यो एक किला रखना है, तू मेरे को जो पैसे वे पैसे दे दिए, ये बातें थी। अच्छा। जी। मोनू मानेसर आपके मित्र रहे थे? मेरे मेरे मित्र नहीं रहे, कभी नहीं मिले आप उनसे? ना मिला हूं लेकिन मित्र नहीं रहे। मित्र अलग चीज होती है, मेल जोल तो पता नहीं किस किस से होता। और सिर्फ इसी वजह से मिले थे कि वो गोरक्षक उनके नाम की एक पहचान बनी हुई थी उस समय? जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। मैं हिसार की साइड एक प्रोग्राम में था, और वही अनिल आर्य, वो उसी टाइम की उसी वक्त की बात है, वो भी मेरे साथ प्रोग्राम में था। गांव पणियार के अंदर हम प्रोग्राम में थे। पणियार गांव से एक सूचना मिलती है, खबर मिलती है अनिल आर्य को, ना कि मेरे को, अग भाई गाया की गाड़ी भरी जान लग रही है। तो अनिल आर्य बोलता भाई गाड़ी है ऐसे ऐसे चलना। माँ भाई हमने तो जाना भी उस साइड, चल गाड़ी मैम की तरफ जावे है। तो उसने, इनकी आपसी टीम होती है, टीम वर्क होता है, मैम में उन्होंने नाका लगा दिया, रोहतक में उन्होंने नाका लगा दिया, उधर से मोनू मानेसर शापला लिया था। उन्होंने मैम और रोहतक उस गाड़ी को ना पकड़ के शापला उस गाड़ी को पकड़ा। शापला उस गाड़ी को पकड़ा तो मोनू मानेसर से अपनी पहली और आखिरी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ वहीं थी। और मेरा उस पूरी चीजों से कोई लेना देना नहीं था। अनिल आर्य के मैं साथ था, एक ही गाड़ी में थे हम, इसीलिए वहां गए तो वहां मिले तो मेरी एक आदत है, आप ये बोलोगे ना भाई फोटो खींचना आपके साथ, तो मैं आपका फोन अपने हाथ में लेके स्वयं खींचता हूं, वो इस मारे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं अपने आप को सेलिब्रिटी समझता हूं, या ऐसी फीलिंग कहीं ना कहीं, यानी कि आपको ऐसा ना लगे कि आपने किसी गलत आदमी के साथ फोटो लिया। मेरा मानना ये है, आपको ये फील होना चाहिए कि ये इंसान आपसे छोटा और आप ही बड़े हो। इसीलिए मेरी एक आदत है, ऐसे कर मन ने सेल्फी ली थी, वो मन ने सेल्फी ली थी, उसमें अनिल आर्य और मोनू मानेसर खड़े हैं। उस फोटो को वायरल करके ये कह रहे हैं कि मैं इसका फैन था, इसके साथ फोटो लेकिन लिया ऐसा था। क्या होता है कि सरकार को मालूम नहीं चलता, पुलिस को मालूम नहीं चलता, किसी को भी मालूम नहीं चलता, जो सिस्टम के लोग हैं वो इनको के गायों को यहाँ से यहाँ तक लेकर जा रहे, वो मोनू मानेसर को मालूम चल जाया करता था, या जो इस तरह के जो खुद को गोरक्षक जो बता रहे होते हैं उनको कैसे मालूम चल जाता है? मतलब मैं सिस्टम पहले कहाँ तो फेलियर आपका है? धन्यवाद करता हूँ, हम्म। पहली बार किसी ने इतनी अच्छी और काम की बात नहीं, जैसे बोली है। नासिर जुनैद एक हत्याकांड हुआ था भिवानी में, तो बहुत वो बढ़िया। सिर्फ मुसलमान थे, तो इसलिए उनको कि ये पक्का अगर वो ट्रक है गायों का तो पक्का ये उनको किसी भी तरीके से उनको काटने या बेचने के लिए लेकर जा रहे होंगे। तो ये थोड़ा ही होता है कि आप किसी धर्म के व्यक्तियों को टारगेट कर दो। बहन, ये बड़ा गहरा गहरा षड्यंत्र है, और बड़ा बड़ा गहरा चक्रव्यूह है। अगर आप इसमें घुसोगे, हो सकते हैं लोग इतने मूर्ख हैं, आपको भी गालियां देंगे और मुझे भी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा तो समझा देता हूँ। वो जब गाड़ी के पीछे जब हम चल रहे थे, गाड़ी का पता लग गया भैया ऐसे ऐसे गाड़ी जा रही है, 70 से 80% गौ रक्षक जो हैं, 20% तो देखो दिल जान से ज्यादा गौ माता को चाहते हैं, उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन 70 से 80% जो गौ रक्षक है, गौ सप्लाई वो करवाते हैं। गायों की जो गाड़ियां होती है, उसका एक कारण बताता हूं, ये जो स्कैंडल है क्या है, खबर सबकी लगती है। अब आपके गांव से गाय का ट्रक भर के जाएगा, पहली बात, क्या किसी मुसलमान के अंदर इतनी औकात या हिम्मत है? वो हिसार में, बहादुरगढ़ में, शापला में, रोहतक में कहीं भी आके सीधी गाड़ी लगा देगा और गायों को उठाएगा और उसके अंदर डाल देगा। पहली चीज, जहां से गाड़ी भरी जाती है वहां उसके बीच में हमारा आदमी होता है, उसी गांव का आदमी जिस गांव से गाड़ी भरी जाती है। मुकबर जो मोटे रुपये लेता है, जिसका धंधा है ये कि भाई मैं बैकग्राउंड में रह के काम करूंगा, मैं मैन आदमी नहीं बनूंगा, मैं मतलब ऐसे समाज से आता हूं, मेरे समाज वाले मैंने मार देंगे। यानी कि रक्षक ही भक्षक है। वो उस गाड़ी को जब लेके जाते हैं, आपको क्या लगता है कितनी गाड़ियां जाती हैं डेली? 10,000 गायों का आंकड़ा तो मेरे पास है। अगर आप मेरा फोन मेरे को 1 मिनट के लिए दे दोगे, मेरे को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, मैंने वीडियो डाली थी जिस टाइम पे नासिर जुनैद मामले के ऊपर ये बातें चल रही थी। अब पूरी चीजें क्या थी, मेरे को मुसलमान ही तेसी बोल देते हैं, ये तो मुसलमानों का चाहने वाला मेवातियों की मेरे लेता है। भाई साहब, उस स्कैंडल को समझो। गुड़गांव के अंदर से जाके मेवात के अंदर एंट्री होती है, जहां से एंट्री होती है वहां गाड़ी वालों की मंथली बंधी हुई होती है। जो मंथली तोड़ देता है, जो मंथली नहीं देता,
उसी को ये पकड़ते हैं, पीटते हैं, जेल में देते हैं, जेल में डाल और देते हैं। गुड़गांव से सटा हुआ मेवात है, तो मेवात के ज्यादातर नौजवान ये तो काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का, ट्रक चलाया करते हैं वो सारे। देखो मेवात के अंदर सबसे ज्यादा एक जो सबसे बड़ी यूनियन है वो है ड्राइवर यूनियन, ट्रक यूनियन। उनका कार्य यही है। अब उनका कार्य ये है, बड़ी चीज क्या है बहन, किस गाड़ी को पकड़ते हैं आपको ये बता देता हूं। जिसने मंथली तोड़ दी उसको पकड़ कर पीटेंगे, और आप क्या मान लो हो उसको, मतलब थाने में ले गए, थाने में ले जाने के बाद उसका कुछ होता है कि उसको जेल में डाल दिया या कुछ? 95% केसों में ऐसा नहीं होता। वो इनके पास से नहीं छूटता तो वहां जाके छूट जाता है। तीसरे दिन वो ये गाड़ी फिर भरे पावे, क्योंकि उन लोगों का एक काम है। अब कई बात कहते हैं, मेरे को ऐसे टारगेट किया जाता है, मुसलमान ना खाई थी, मुसलमान गां काटे हैं। एक कड़वा सच बताता हूँ, रिसर्च करना कभी, कत्ल खाने खुलवाए किसने मेवात के अंदर? ये बीजेपी में ही खुले, बीजेपी राज्य में बूचड़ खाने जो हैं। हाँ, इसको छोड़ दो, पहले वाले जो भी सरकार रही होगी उन्हीं ने खुलवाए ना, सरकारी लाइसेंस है ना, खुलवाने वाली सरकार है। तो गाय काटने वाले मेवाती कैसे हो गए? मैं हाल की बातें बता दूंगा, आप रोने लग जाओगे, ये हालात हैं। मेरे को भी ये लगा मेवाती गायें काटते होंगे। मैं मेवात के अंदर गया, वहां की जो सब्जी मंडियां हैं, वहां के जो रोड, वहां के जो चौक, वहां तो गायें घूम रही है। मेवाती खुट्टे पे गायें पालते हैं, सबके घरों में गायें हैं ज्यादातर। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, ये गायें पालते हैं तो ये गायें को काटते क्यों हैं? बहन जी इस बात को थोड़ा आप समझोगे। आप वहां पे जो कत्ल खाने हैं उनके लाइसेंस सरकार ने दिए हैं। सरकार भारत देश के अंदर जो गाय का बीफ जिसको बोलते हैं उसको एक्सपोर्ट करती है। हिंदुस्तान 2014 से पहले 14वें नंबर पर बीफ एक्सपर्ट था। इस वक्त हिंदुस्तान की जो स्थिति है, जब गायों की सरकार आई, गौ माता के नाम पर सरकार आई, दूसरे नंबर पे भारत आता है गाय का मीट सप्लाई करने में। और हमारे साहब जो हैं, हमारे मालिक जो हैं इस वक्त सरकार को चलाने वाले, वो अभी गल्फ जो कतर के देश जिनको बोलते हैं वहां गए, वहां एक नई चीज साइन करके आए हैं कि हिंदुस्तान से गाय का जितना मीट आता था उससे 3 गुना ज्यादा आया करेगा। यानी कि आने वाले 1 साल के या 1.5 साल के अंदर हो सकता है हिंदुस्तान एक तरफा पहले नंबर पर होगा गाय का मीट सप्लाई करने में। फिर आप गाय के ऊपर दोहरी राजनीति क्यों करते हो? दूसरी बात, मेवात के अंदर इस वक्त 8 नए गौ हत्या खुल के तैयार हो चुके हैं, 22 खुलन लाग रहे हैं, 30 गौ हत्या पर कार्य चालू है, जिनका लाइसेंस किसने दिया है? हाल ही की सरकार ने। और सरकार ही अपनी रैलियों के अंदर क्या बातें बोलती है? गौओं को बचाओ। किन से बचाओ? कसाईयों से। कसाई किन को बोलते हैं? मुसलमानों को। भाई साहब आप लाइसेंस ही मत दो ना, आप लाइसेंस ही नहीं दोगे तो गायें कैसे कट जाएंगी? और इसमें पूरे स्कैंडल में मैं मूर्ख समझता हूं मेवात वालों को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, वे बेचारे मेवाती जो हैं, मुस्लिम जो हैं, वे इतने दबे डरे हुए होंगे, उनको ये लगता है अगर आप लोगों ने एक भी अल्फाज सरकार के खिलाफ बोला आप लोगों पे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन मैंने जितना मैं बात को समझा है, वहाँ के नेता जनता की आवाज़ कम उठाते हैं। लोग तो बोलते हैं वहाँ पे, उनको कोई अपना ऐसा नहीं मिलता ना कि जो उनकी बात को आगे रख दे, कोई आगू नहीं मिलता कोई ऐसा नेता। मैं देखती हूँ कि कोई चंडीगढ़ है, कोई दिल्ली है, मेवात में मैंने कोई नेता वहाँ रहता नहीं देखा। मेवात में सिर्फ वो लोग जो बेचारे गरीब हैं, जो वहाँ बैठे हैं। नेता तो खुद किसी अस्पताल में नहीं जाते दिखते। मैं ये चाहता हूं आप इस रील को जो अभी बोलेंगे काट के अलग से। हाँ, ये तो मैं, क्योंकि मैं बात में गई हूँ लोकसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान। मैंने वहाँ की हर स्थिति देखी है। मैं नूंह का चौक चौराहा तक बता सकती हूँ। वहाँ पे एक ऐसी चाय की भी टपरी नहीं हो कि आप बैठ के चाय पी सको। इधर धूल है, उधर धूल है। एक सड़क ऐसी नहीं जिसमें आप खड़े हो सको, जिसमें गड्ढे ना हो। वहाँ की कोई ऐसी बच्ची नहीं मिलेगी जो स्कूल में 12 तक गई हो, 12 तक पढ़ी हो। वहाँ लड़के ही कोई नहीं स्कूल मिलेंगे नहीं, बहन, लड़के ही नहीं वहाँ मिलेंगे। स्कूल नहीं, वहाँ कॉलेज नहीं, वहाँ अस्पताल में कोई दवाई नहीं। वो लोकसभा चुनाव था जब मैं गई थी, विधानसभा चुनाव में गई और मैं आज भी गई। बूचड़ खानों की वहाँ पंचायतें हुई हैं कि भाई ये बूचड़ खाने हैं और इनको बंद किया जाना चाहिए। इलाके में खून है, इलाके में जो छोटे छोटे जो नाले हैं, जो हरियाणा में जो नाले हैं उनमें तो बड़े बड़े पानी, और वहाँ के नालों में खून था। वहाँ के इर्द गिर्द वो मांस के वो टुकड़े 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 थे। वहाँ के लोग बीमार हो रहे थे। तो पंचायतें की हैं कई बार मेवात के लोगों ने। तो मैं तो यहाँ सबसे ज्यादा मैं जो कमी मानती हूँ नेताओं की मानती हूँ। वहाँ के नेता जाते हैं विधानसभा में खड़े होते हैं, एक रील बन जाती है, वो सिर्फ 4 चीजें बोल देते हैं, पानी नहीं आया, ये नहीं आया, वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। समाधान कुछ नहीं है। मैं
जब से मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई है, लगभग मतलब 2023 का मैं ज़िक्र करूँ, मैं मेवात में गई थी जब हिंसा हुई थी। 23, 24, 25, 26 बहुत करीब से मैंने, जितना मेरे गाँव को नहीं देखा, इतना करीब से मैंने मेवात को देखा है। जिस हिंसा में आप मेवात गए थे उस हिंसा को हर्ष शिकारा ने रखवाया था। और उसके रुकवाने का मेरे को ये एक टैग मिला था कि ये हर्षुद्दीन खान है, मुस्लिमों का सपोर्टर है, मुस्लिमों का समर्थक है। चलो आप एक लड़की हो, एक कन्या हो, आपको ये टैग नहीं मिला, या पता नहीं क्यों नहीं मिला, मेरे को नहीं पता। मैं ये रील जो अभी बात कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ इसको संपूर्ण मेवात देखे। हुँ, मेवात के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ना पहले था ना आज है। उनके जितने जो नेता मंत्री हैं, उन नेता मंत्रियों को आपने बता दिया, कहीं भी आम जनता के अंदर नहीं देखोगे। वो सिर्फ और सिर्फ उन बेचारों गरीबों का गरीबी के तरीके से ही फायदा उठाते हैं। फायदे का कारण ये है, जो अपनी अपनी बीजेपी है, सरकार है, हुकूमत है, वो एंटी मुस्लिम है। और जो नेता हैं वो पहले से ही ज़्यादातर कांग्रेसी हैं वह, तो उनकी वोट वो बीजेपी को तो देते नहीं बेचारे, मजबूरी है, वो वोट देंगे तो देंगे कहाँ उन्हीं नेताओं को। और उन नेताओं को एक बात का पता है, बिना कुछ करे जब तुम्हारे को वोटें मिल रही हैं हुँ, तो तुम्हें क्या जरूरत है कुछ भी करने की, किसी भी प्रकार का संघर्ष करने की। हुँ, अब मेवात के अंदर मेवाती वो खून है, जिस वक्त बाबर खानवा के अंदर महाराणा सांगाजी जो थे उसके साथ 1527 में युद्ध कर रहा था, जिस युद्ध को जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम का एक टैग दिया जाता, तमगा दिया जाता है। हुँ, एक हकीम खान सूर मेवाती थे, बाबा हकीम खान, वो महाराणा सांगा की सेनापति का, यानी कि हिंदुओं की जो सेना थी उसका सेनापति बन के और डट के सबसे पहले अपनी शहादत दी थी, सबसे आगे अपनी शहादत दी थी। और अपने साथ में लगभग 5,000 मेवातियों की टीम लेके गया था, हुँ, जिन्होंने अपने देश की, अपनी मातृभूमि के लिए शहादत दे दी। उसी बाबा हसीन खां मेवाती के नाम पे मेवात पहचाना जाता है, मेवात की पहचान है। और उसी मेवात को आज के वक्त के अज्ञानी मूर्ख गालियां देते हैं। मैं मेवात की धरती को एक बात कहता हूं, उस बाबा को याद करते हुए नई क्रांति की शुरुआत आप लोग कर सकते हो। आप लोग इकट्ठे हो, एक पंचायत रखो मेवात के अंदर, जिस पंचायत के अंदर किसी भी नेता मंत्री को शामिल मत करो। हुँ, और सरकार से एक विनती करो, एक आग्रह करो खुले मन से, कि जो 30 कत्ल खाने नए खुलन लाग रहे हैं, इन सब पे या तो सरकार ताला लगाए, वरना मेवाती ताला लगाएगा। और इस 30 कत्ल खानों की जगह मात्र हमें 5 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल दे दो, ताकि हमारे मेवात का भी कुछ हुँ, आगे आने वाले समय में भविष्य उज्जवल हो। और मैं मेवातियों से ये बात कहता हूं, अगर आप लोग इस बात की शुरुआत करते हो, इस शुरुआत में सबसे आगे, सबसे पहला इंसान हर्ष शिकारा खड़ा पाऊंगा। हुँ, और गाय को बचाने की शुरुआत अगर मुस्लिम करने लग जाएगा, वहां खड़ा होकर मुस्लिम इकट्ठा होकर ये बोलेगा कि हमें ये गौ हत्या नहीं चाहते, मैं ये कहता हूं सरकार के पास छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार के पास एजेंडे ही ये हैं। स्वयं के एजेंडे फैल हो जाएंगे, फिर वो लोग कहां जाएंगे। अगर ये 30 कत्ल खाने खुल गए मेवात के अंदर और चालू हो गए, खुलने तो संभव ही है, कार्य चालू, हाट तो पूरे हो चुके हैं। वहां की जो धरती है, एक कत्ल खाने से 5 किलोमीटर दूर तक वातावरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण फैलता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां फैलती हैं, बुरी से बुरी समय लाती है। 30 कत्ल खानों का मतलब 150 किलोमीटर की दूरी चारों तरफ से, और 150 किलोमीटर में सारा मेवात नहीं है। आपके जो आने वाली नस्ल है उनको पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया जाएगा। जो आज गऊ के नाम पे आपके बच्चों को पीटा जाता है, उनका मर्डर होता है, उनको कूटते तोड़ते हैं, ऐसी घटनाएं लगभग 100 गुना और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और मेवात को एक आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जाएगा, देखा जाएगा। हुँ, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज ही लड़ाई लड़ लोगे तो आप अपने बच्चों का जीवन का जो आने वाला समय है वो उजागर कर दोगे, वरना मेवात का वो बुरा हाल होना है जिसकी कोई मतलब आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, जब चुनाव आपने जब लड़ने की सोची, तो क्या आपने सोचा कि मेवात में चुनाव लड़ूँ या वहाँ की किसी सीट को चुनूँ? देखो,
मेरे को तो पता भी नहीं, मेरा फार्म किसी ने मेवात से भी भर रखा था। अच्छा, हाँ, ये विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में। वो मेरे को पता नहीं, मेवात से फोन आ रहे कि आप यहाँ से तो निर्दलीय लड़ो, हम आपको बना के भेजेंगे। भाई साहब मैं कैसे लड़ लूंगा, मेरे लिए गोवाना ही बेस्ट है, मैंने गोवाना से सोची है तो गोवाना से ही लड़ूंगा। हाँ, और जब गोहाना आप इलेक्शन लड़न गए तो काफ़ी सारी ऐसी खबरें थी कि कांग्रेसियों ने टिकट नहीं दिया, हाईकमान से आपकी मुलाकात हुई, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, सच है ये? देखो मुलाकात हुई थी, किस-किस से? नाम तो क्या बताऊं, मेरा मानना ये है अगर आपकी कोई बैकबोन हो ना, उसको ज्यादा ना दिखाया जाए तो अच्छा रहता आपके भविष्य में। अच्छा, मतलब कांग्रेसी आपके लिंक में है? लिंक में मेरे में सब हैं, अच्छा। ऐसी बात नहीं है, लिंक में मेरे में बीजेपी भी है, उसमें मेरे कई अच्छे मित्र हैं। हुँ, और वो मित्र हैं जो स्वयं ये बोलते भाई क्या करें, हमारी पार्टी का जब काम ही इससे चलता है, मंदिर मस्जिद गाय गोबर, समझदार हुआ बोले हमने तो राजनीति करनी है। बस ठीक है मंत्री साहब, हुँ, हैं लिंक में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या जिक्र करना ऐसे आदमियों का। मैं मानता हूं जो इंसान एक सत्ता में रहते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकता, गलतियां जनता की है, उसको नेता चुन के भेजते क्यों है। अच्छा, ऐसे आपकी कांग्रेसियों से बातचीत में क्या-क्या बातचीत रही थी उस समय कि आपको चुनाव लड़ना है, क्या रहेगा, टिकट मिलेगी, नहीं मिलेगी? मतलब खोल कर के क्या बताया गया था? पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, जिससे भी मिलता था काफी अच्छा था। हुँ, और आपने एक राहुल गांधी जी की उस टाइम की क्लिप आपको तो शायद अच्छे से याद हुँ, होगी। हुँ, उन्होंने ये बोला था हरियाणा के अंदर यूथ को, युवाओं को मौका दिया जाएगा। वो हमेशा बोलते हैं ये तो बात, हाँ। गोहाना विधानसभा से 43 आदमी थे कांग्रेस की सीट जो टिकट मांग रहे थे, हुँ। उनमें से अंतिम पड़ाव में दो इंसान थे, एक विधायक साहब, एक हर्ष चिकारा। तो वहां तक अगर मेरा कुछ पहुंच रहा था तो कोई ना कोई बात तो होगी। ना मेरी कोई तैयारी थी, ना ही मेरा कोई चुनाव लड़ने का इरादा था, सिर्फ एक अंदर दुख था, तकलीफ थी। आपके सामने आज वो तकलीफ बता भी देता हूँ। हुँ, किसान आंदोलन में बहुत ज्यादा सरकार ने हमारे को परेशान किया था। मेरे सारे पैर कटे फटे पड़े हैं, चोट लग रही सारे जगह। अब उठ के चलने लग जाऊं तो कमर से चल नहीं पाऊंगा। और मेरी जो हालत है शून्य समझो, 750 साधते हुई हैं किसानों की, उनका भी मजाक बनाया गया, हमारे को आतंकवादी जैसा ठप्पा और टैग दे दिया। इन चीजों का एक दर्द था। और हमने एक खबर देखी, उस खबर में ये सुना गोवाना की सीट को कमजोर सीट समझ के यहां से हमारे जो हाल के सीएम नायब सिंह सैनी जी, वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये बात जब लगी तो मेरे दिल दिमाग में एक बात आई, सीएम साहब के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और एडी से चोटी का कदम लगाएंगे सीएम साहब को हराने के लिए। हालांकि हम सरकार को तो नहीं हरा सकते, लेकिन एक सीट को तो हरा सकते हैं। हुँ, अगर सीएम हमने हरा दिया तो सीएम के दिल दिमाग में एक बात रहेगी, हुँ, किसानों का सच में तूने बुरा किया यार, किसानों ने अपनी एकता दिखा दी। उस चीज को लेके हमने चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। मात्र 17 दिन पहले बीजेपी ने टिकट दी थी और वो टिकट वहां से सैनी साहब ने चुनाव नहीं लड़ा, वो अपने जो उसका होम ग्राउंड है वहीं चले गए, उन्होंने वहीं से टिकट ली। अब यहाँ से दूसरा इंसान आ गया, अब दूसरा इंसान आ गया तो हम चुनाव को अगर छोड़ देते या बैक में आ जाते, मेरा मानना ये है या तो कोई कार्य करो ना करो तो फिर उस कार्य को पूरा करो। वो लड़ना मजबूरी हो गया, उससे वापिस अपने कदम हटा नहीं सकते थे। हुँ। ये कार्य था, कोई प्री प्लान नहीं था, कोई तैयारी नहीं और थी। चुनाव के दौरान आपने ना कोई चंदा लिया, ना किसी ने आपको फंडिंग करी? चंदा लेना तो एक छोटी बात होगी। मेरे गांव में, मैं जिस गांव में भी जाता था, अगर किसी ने 11,000 की माला डाली है तो मैं 11,000 उसमें अपनी तरफ से मिला के उस गांव की पंचायत को दे देता था, मेरी तरफ से कोई भी सामाजिक काम कर देना। अच्छा। मुझे दुख होता है कुछ बातें सोच के समझ के। एमपी एमएलए जो हैं वो सैलरी कहाँ से लेते हैं? हमारे से लेते होंगे, जनता से लेते होंगे। देश को कौन चलाती है? जनता चलाती है। नेता कौन चुनता है? जनता चुनती है। तो इस देश का राजा कौन हुआ? जनता हुई ना। जनता को जो उसके मौलिक अधिकार हैं, जो उसके हक हैं, उन चीजों का पता ही नहीं, सोचते ही नहीं। अरे भैया जी, जो आप टैक्स देते हो उस टैक्स से ये नेता मंत्री अपना घर भरते हैं। जब चुनाव लड़ने की बारी आती है मुझे शर्म होती है बताते हुए, जो पहले सीएम रह रहे हैं या हाल के सीएम हैं वो भी चंदा ले रहे हैं। भाई साहब, एक इंसान का अगर 20,000 करोड़ रुपए का जुगाड़ है वो भी चंदा लेता है, मतलब कहाँ बुद्धि चली जाती है उन लोगों की, उनको लाख लाख 2-2 लाख रुपए की माला डालते हैं। मैं उन लोगों को एक लेसन देना चाहता था और वो लेसन ये था,
हालांकि वो मेरे पे उल्टा पड़ा कि भाई साहब इनको चंदे की जरूरत नहीं है, वोट भी आप दो, पैसा भी आप दो, मूर्ख भी आप हो, काम भी आपका नहीं करें, ये मजे ये करें, थाईलैंड में ये घूमें, बाहर देशों में ये रहें आपके पैसे से। तो इन चीजों को देखते हुए मेरी सोच ये थी, राजनीति जो है वो अपने घर से होनी चाहिए, समाज के पैसे से नहीं, गरीब के पैसे से नहीं। एक गरीब, जैसे कि मैं कासंडी गांव की बात करूंगा, मेरे साथ रहा है एक लड़का, मेरे अपने चमार समाज का बेटा है, मेरे साथ रहा है, मेरे पास काम करता है, उसके जुगाड़ का तो मेरे से अच्छे तो किसी को नहीं पता होगा। अपने गांव में उसने मेरे को 21,000 की माला डाल दी। मैं एक बात सोच रहा था, इसने ये 21,000 रुपये कैसे जोड़े होंगे, कैसे इकट्ठे करे होंगे। मैंने उसमें 11,000 रुपये और मिला के वो माला उसकी माता जी को डाल दी। आपके जीवन में काम आऊंगे, राग या गलती मत करना। वास्तविकता में उसके काम आएंगे ना। और तो मैं ये लेसन देना चाहता था, इस लेसन से मेरे को एक लेसन मिल गया। मेरे को राजनीतिक आदमी ये बोलते हैं, मूर्ख आदमी, जरा पैसा मिल ले लिया कर। मैं बोला कारण? बोला इसका कारण ये है, सोच, अगर किसी आदमी ने तेरे 11,000 रुपये दे दिए तो उसकी गोज में वे 11 लाग गए ना। एक तो वो तेरा पक्का कार्यकर्ता बन गया, दूसरा वो तेरे तभी बत्ती आंगा लाओगा, उसके भी रुपये लाग रहे हैं चुनाव में। उन लोगों की यहां तक की सोच है। तो मैं उस सोच को ये बदलना चाहता था, मूर्खों पैसे मत दो, तुम्हारे पास टाइम होता है 1 से 2 महीने का नेता को पकड़ने का, अपने जितना हो सके काम करवाओ, पैसे इनसे लो। लेकिन नहीं समझ पाते लोग उस बात को। और आपकी जर्नी को देख के बहुत सारी टिप्पणियां मैं देखती हूँ, उनमें ये भी आता है कि सोशल मीडिया से कैसे नेता बना जाए, ये हम अर्शिकारा से सीख सकते हैं कि जी नहीं, ये गलत है। सोशल मीडिया से नेता कैसे बना जाए ये हमारे देश के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। नेताजी और प्रधानमंत्री साहब जो बने हैं, देश के प्रधानमंत्री, वो मात्र और मात्र सोशल मीडिया के प्रचार से बने हैं। 2014 में बूम आया था सोशल मीडिया का, जिसमें मोदी साहब को बड़ी हाइप मिली थी, उसके बड़े भाषण जो हैं वो वायरल हुए थे। प्रधानमंत्री अगर किसी चीज ने मोदी साहब को बनाया तो सोशल मीडिया ने बनाया, उनसे सीखना चाहिए, ना कि हर्ष सिखाना चाहिए। अच्छा, आपकी धार्मिक प्रैक्टिस क्या है, कि आप खुद को किस धर्म में देखते हैं? ये इस चीज पे मेरा रिसर्च चलता रहता है। हाँ। मैं हर मंदिर के अंदर गया हूँ। और धागे भी आपके हाथ में पहला हरा है, फिर ब्लैक है, फिर भगवा है या लाल है, इस कलर का? हाँ। सब कलर के मिलेंगे आपको। हाँ। इस चीज के ऊपर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये धागे किसी मन्नत के, मंदिर के, इस टाइप के नहीं है। आप मेरी बहन हो और आप कहीं मिल गई, हमारे अपने धर्म के अंदर एक राखी बांधते हैं प्यार से। हाँ। अगर किसी बहन ने राखी समझ के कोई धागा बांध दिया तो मैं उसको कभी खोलता नहीं। अगर किसी ने, कोई पंडित जी मिल गए, उसने ये बोला भैया मैं तेरे लिए बांध रहा हूँ, मैं उसका दिल नहीं दुखाता, बांध दो। मतलब कि मेरा कहना ये है, ये धर्म से जुड़े हुए, धार्मिक या किसी मन्नत के लिए नहीं है, ये प्रेम से जुड़े हुए हैं। जिसने जैसे मेरे को अपना मानता है मैं बंधवा लेता हूँ, मना नहीं करता। नाते धोते टाइम अपने आप खुल गए तो बात अलग है। अब बात आती है धर्म की। मूर्तियां हैं जो किसने बनाई थी? जो कारीगर रहे। कारीगर कौन होता है? इंसान होता है ना। इंसान बनाया भगवान। जब भगवान को इंसान ने बनाया है तो मेरे हिसाब से इंसान बड़ा है। अब इस्लाम किसने बनाया था? मोहम्मद साहब थे 570 ईस्वी में, जिनका जन्म हुआ था 610 ईस्वी में, जिन्होंने अपने धर्म की स्थापना की थी, इस्लाम धर्म की। 610 जो ईस्वी थी उससे पहले इस्लाम था ही नहीं। अगर आप किताबें पढ़ोगे, सबसे पुराना जो धर्म है हिंदू धर्म को ही मानते, हिंदू घाटी सभ्यता जो है उसी को मानते। 3,500 ईसा पूर्व इस धर्म की उत्पत्ति हुई। उससे पहले हम क्या थे? हम थे आदिवासी, जंगलों में घूमने वाले, जिसकी कोई जाति थी ही नहीं, जिसका कोई धर्म था ही नहीं। अब मंदिरों को लेके कई कंसेप्ट रहते हैं कि मंदिरों का कंसेप्ट लेके ब्राह्मण आए। ब्राह्मण स्वयं 7वीं ईस्वी में आए हैं, जाट 7वीं ईस्वी में आए हैं, राजपूत 7वीं ईस्वी में आए हैं। कहने का तात्पर्य जो है, 5वीं और 6ठी जो ईस्वी थी उसके बीच में ये जो जाति और धर्म है इसकी ग्रोथ हुई है। उससे पहले हमारे को जाना जाता था काम के नाम से। अगर कोई लोहे का काम करता तो लोहार है, सोने का काम करता वो सुनार है, खेती का काम करता वो किसान है। तो हमारी जातियां नहीं थी, ये हमारा कर्तव्य था, ये हमारा काम था। इसीलिए मेरा मानना ये है
सबसे बड़ा अगर कुछ है तो इंसानियत है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। और भगवान जिसको आप मानते हो, भगवान 5 तत्वों से बना है, भूमि गगन वायु नीर, ये हमारी प्रकृति है। लेकिन जैसे बीते कुछ समय में आपको लेके बड़ा विवाद हुआ, जैसे ढांडा नूलीवाला के गाने की लाइन आई थी, तो उनमें आपने भी सपोर्ट किया ढांडा नूलीवाला का। 1-2 चित्र मैं आपके देख रही थी, तो सोशल मीडिया की पोस्ट थी, चुनाव के दौरान ही थे, विधानसभा चुनाव के दौरान आप किसी महंत के साथ थे, वो शायद हरिद्वार से ताल्लुक़ रखते हैं कि उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, यानी इलेक्शन लड़ने के लिए आपको चंदा दिया, उन बाबा जी ने। तो यहाँ से मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप उन बाबाओं से, महंतों से आप मुलाकात करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, फिर आप कैसे विरोध कर पाते हैं? या चीजें विरोध क्यों करते हैं फिर? चीजें दो हैं। मैं महंत बाबा धर्म धार्मिक इन चीजों के खिलाफ ना तो मैं हूं, ना मैं कभी था, ना मैं कभी हूंगा। मैं खिलाफ हूं पाखंडवाद के। अब महंत ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा विद्वान हैं, जिन्होंने जो भी इनकी लाइन होती है उस लाइन के अंदर एक ख्याति प्राप्त की है। तो जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जो पाखंडवादी हैं, अब जो नए नए कथावाचक बने हुए हैं, 4 मालाएं गले में डाल दी, लंबा तिलक लगा लिया, जिनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है, जिनके गंदगी भरे फोटो तक वायरल हो जाते हैं, अगर आप उन्हीं को धर्म मानते हो या उन्हीं को भगवान मानते हो तो मैं आपसे बड़ा मूर्ख किसी को नहीं मानता। ये सारा विवाद एक बात से हुआ था, एक पाखंडी बाबा, पाखंडी ही बोलूंगा मैं तो, 26-27 साल का लड़का जो अपने आप को मतलब कि एक चिट्ठी लिख लिख के लोगों का इलाज करता है। अब आप बताना मेरी इसमें बात गलत क्या है। उसने एक यात्रा निकाली, पैदल यात्रा। उस यात्रा के अंदर वो 3 किलोमीटर चलते ही उसको डॉक्टर की आवश्यकता पड़ गई। डॉक्टर थर्मामीटर से उसका ताप चेक कर रहे थे। मैंने एक पोस्ट डाल दी, खुद का इलाज डॉक्टरों से, दूसरों का इलाज पर्चियों से। अब इस बात में विवाद वाली बात कौन सी थी? नॉर्मली बात है, मैं अपने ऊपर ही लेता हूं, मैं इतना बड़ा ज्ञाता हो गया, इतना बड़ा भगवान हो गया, मैं आपका कैंसर भी एक पर्ची से ठीक कर सकता हूं, तो मेरा खुद का खांसी जुकाम अपने आप ठीक नहीं कर सकता? ये बात थी जिसके कारण विवाद हुआ। अब इसमें ये बताओ गलती कहाँ है? गलती है इसमें एक मूर्खों की सेना तैयार हो रही है हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पे। उनका कार्य क्या है, वो जो उनकी प्रोफाइल आईडी होती है उसके ऊपर श्री राम का, हनुमान जी का, भगवान का, शिव शंकर का, इस टाइप का फोटो लगा लेते हैं। उनका स्लोगन होता है, शुरुआत होते ही वीडियो जब वो डालेंगे सोशल मीडिया पे, वीडियो के अंदर पहले अल्फाज जो होंगे, शब्द जो होंगे वो होंगे जय श्री राम। उससे अगला नाम लेंगे, जैसे कि मेरे को टारगेट करना तो मेरा नाम लेंगे, एक और आया है ये हर्षुद्दीन मुल्ला, और फिर मेरी माँ बहन पता नहीं कहाँ कहाँ तक जी भर के मेरे को गालियां देंगे। क्या आप मान सकते हो हमारा जो सनातन धर्म, उस धर्म के अंदर आप उसी को भगत मानोगे जो मतलब किसी को गालियां देगा, ट्रोल करेगा? मैं नहीं मानता कि हमारा धर्म ये सिखाता है कि आप दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं। धर्म कोई भी हो, धर्म आपको ये सिखाता मेल मिलाप प्यार प्रेम रखो, जितना सम्मान अपने धर्म का करते हो उससे ज्यादा सम्मान दूसरे धर्म का करो। लेकिन भाई यहाँ मैं टोकना चाहूँगी, मैंने आपकी कई सारी लाइव वीडियोज़ देखी है, कई वायरल भी हुई हैं। भाषाई तौर पे तो कई बार आप भी सतर्क होते दिखते हैं, जैसे एक राजपूत समाज की आपकी टिप्पणी थी। जी, हुँ। पहली बात तो ये है, आपकी बात जो है, आप अगर एक आदमी 1000 बार आपको टारगेट करता है, बार बार टारगेट करता है, आपकी जाति को टारगेट करता है, पर्सनली आपको नहीं आपकी जाति को बार बार टारगेट करता है, तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी भाषा जो है उसमें जो आपकी मर्यादा उसको खो दोगे। क्योंकि आपकी सहन शक्ति कितनी होगी? आप पर्सनली तौर पे आप स्वयं गालियां सुन सकते हो। अगर आपकी जाति, आपके गांव या आपके गोत्र को कोई गालियां देने लग जाए तो आप क्या करोगे? लेकिन गुस्से में वो उस टाइम पे निकल गया। उसके बाद वीडियो डाल के मैंने एक माफी भी मांगी है। हर धर्म के, हर समाज के मेरे साथ आदमी जुड़े हुए हैं। अगर मेरे मुख से ऐसा कोई शब्द निकला तो मैं उस चीज को मतलब माफी मांगता हूं। मैं जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा कि मेरे को कोई टारगेट करे तो मैं उसका जवाब दूं। हुँ। तो उस दौरान ये बातचीत हुई थी ऐसी? जी। हुँ। अच्छा, आपका साइड बिज़नेस भी एक बताया गया बाबा जी की बूटी नाम से, जहाँ पर आप यौन संबंधी जो बीमारी है उनकी दवाई आप बनाते हैं। उसमें खाली यौन संबंधी नहीं है, उसमें लगभग मान के चलो आप 150 के करीब प्रकार के प्रोडक्ट हैं हेल्थ को लेके। हेल्थ इशू होते हैं अलग अलग प्रकार के, आयुर्वेदिक वे दवाइयाँ होती हैं। और आपको नहीं पता हो तो मेरी बहन, मेरी जो दवाइयाँ हैं वे पूरे विश्व के अंदर जाती थी, हर देश के अंदर। वो एक वो क्या नाम है जो सबसे
कोरिया वाला वो खतरनाक है। किंग जोंग, हाँ, किंग जोंग। उसके देश में भी गई है। अच्छा। हाँ, अब बात ये है, ये जो दवाइयों का काम था नोएडा के अंदर, जब प्रदर्शनी लगी थी हिंदुस्तान की आयुर्वेदिक दवाइयों की, उसमें मेरी दवाइयाँ फर्स्ट भी आई थी, हम्म। जिसमें मेरे को एक पत्र भी मिला था, साथ में शील्ड भी मिली थी। तो ये बनाने वाले जैसे और डॉक्टर आपने रखे हैं या फिर आप ही सारी देख रेख करते हैं? मैं बहन, मैं कुछ नहीं करता, उसके लिए टीम होती है पूरी, अच्छा। हर चीज़ की टीम होती है, वो टीम ही कार्य करती है। 107 से 8 बच्चे तो जॉब करते हैं उसमें। उस काम को पूरे तरीके से सील कर दिया, बंद कर दिया है इस टाइम पे सरकार ने। ऐसा अ, क्यों? अब वो तो सरकार जाने, मेरे को, मैं तो क्या बता सकता हूँ। क्या वो मतलब ऐसे मानक पूरे नहीं कर रही थी वो आपकी कंपनी? मानक की चीज़ बाद में आती है बहन, जब आपके घर पे रेड होती है, आपकी जो दवाइयाँ होती हैं, हम्म। पहले तो उसके सैंपल भरे जाते हैं, सैंपल की जांच होती है, जांच होने के बाद उसमें कमियां पाती हैं, कमियां पाने के बाद रोक लगती है। हम्म। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पहले सील किया गया है, पहले मेरे पे मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच अभी तक चल रही है, जिनकी रिपोर्ट आज तक आई नहीं है, लेकिन वो चीज़ें सारी की सारी सील करके बंद कर दी हैं। ये कितने साल हो गए आपको ये काम किए? 2000 शायद 15 से। 15 से। जी, और ये सील हुई है 2026 में? ये अभी हुई हैं, 3 महीने हुए होंगे। अच्छा, 25 में मैं लगा लूँ ऐसी। नहीं, एक बारी पहले भी हुई थी, हम्म। उस टाइम पे भी हमारे प्रिय मित्र सरकार में थे, मिली जुली सरकार बनी थी, तो प्रिय मित्र साहब ने ही बंद करवा दी थी। 2022-23 में भी हुई थी ऐसी, लेकिन फिर उनमें कोई कमी खामियां नहीं पाई तो दोबारा से चालू हो गई थी। अब दोबारा बंद कर दी? अब बंद कर दी, अब पूर्ण रूप से बंद कर दी, बंद भी कर दी। मेरे खाते खूते हर चीज़ की जांच भी हुई है, कहीं इसकी मेवात से फंडिंग तो नहीं है, पाकिस्तान से चंदा तो नहीं आता, भारत देश से कोई चंदा तो नहीं देता है, इतना पैसा कहाँ से आता है, ऐसी समाज सेवा कहाँ से करता है, इतना कैसे घूमता है, हर चीज़ की बारीकी से जांच हुई है। अब उसके हिसाब से मेरे खाते में 36-37 हज़ार रुपये मिले हैं, मेरी पत्नी के खाते में 95 हज़ार रुपये मिले हैं। मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरी जो सारी चीज़ें हैं, कहीं से कोई चंदा नहीं मिला है, कहीं से ऐसा कोई आवागमन नहीं मिला है, और सरकार आपकी जांच करती है तो मेरे हिसाब से बाल की खाल निकालती है। जब सरकार को ही कुछ नहीं मिला है तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा बहुत तो ठीक जरूर होऊंगा, मैं अपने आप को पूर्ण ठीक तो नहीं बताता, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर हूँ। लेकिन आप पे टैग चंदा चोर ये मैं देखती हूँ कि हर दूसरा तीसरा कमेंट यही मिलता है। मतलब आप इसका क्या कारण मानते हैं? क्या कोई ऐसी घटना रही? क्या क्या कोई कारण रहा? कोई हिस्ट्री रही? बहन, मैंने एक चैलेंज किया, बार बार किया सोशल मीडिया पे, कि मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे को स्वीकार करो मेरे चैलेंज को। अगर कोई साथी ये कहता हर चिकारा ने ज्यादा बड़े नहीं 10 रुपए हमारे खाए हैं विद प्रूफ, आप मेरे घर पे आओ, आप लोगों की मैं वीडियो डालूंगा, भाई मैं चोर हूँ, इसके मैंने पैसे खाए हैं, और दुगने करके वो पैसे पंचायत के अंदर वापस लौटाऊंगा। आज तक इस चैलेंज को किसी ने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है। ना ही आप कहीं कोई ऐसी वीडियो देखोगे कि किसी ने आज तक ये बोल ली हो अगर भाई हर्ष ने मेरे पैसे खाए हैं। अब लोगों का क्या हो गया बहन, जब भी किसी इंसान ने तरक्की की है, कोई भी इंसान आगे बढ़ा है, उन लोगों को वो चीजें हजम नहीं हुई है, हजम नहीं हुई हैं, तो आप जो समाज सेविका आपके ऊपर तमगा होता है, टैग होता है, वही बातें फिर आ जाती है। आप अगर किसी बात का जवाब दोगे तो वो आदमी आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे, उस सवाल से अगला जवाब, उससे अगला जवाब, उससे अगला जवाब, यानी कि विरोध करना उन लोगों की फितरत बन चुकी है, वो आपको आगे बढ़ता देख के खुश नहीं है। अगर बाकी मैं एक बात कहता हूँ, चंदे से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ट्रस्ट, गौशाला, हर चीज चंदे से चलती है। अगर मैं चंदा लिया भी है, लेता भी हूं, तो क्या बुराई है? मैंने चंदा लिया है, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन जो चंदा लिया है वो बहन बेटियों को, जो गरीब परिवार थे उनकी मदद के लिए, उनकी शादियों के लिए लिया था। जब भी वो लिया है, जैसे कि आज मैंने चंदा लिया है, तो अगले दिन जब किसी बेटी की मदद करने के लिए जाते थे तो मैं लाइव आके ऐसे सबके नाम बोलता था, इस आदमी ने इतने रुपए दिए, इस आदमी ने इतने रुपए दिए, इस आदमी ने इतने रुपए दिए, टोटल इतने रुपए हुए, इतने रुपए का सामान आया, इतने रुपए नगद दे दिए। और वो जब बोलते थे, अगर उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो के एक नाम भी रह जाता, वो एक नाम वाला पता सीधा क्या बोले यार था, बुरा, वो ये बोले यार था, वो चोर मेरे रुपये खा गया। अच्छा, मैं उसको ये बोलता, भाई साहब आपने अपना स्क्रीनशॉट भेजा नहीं ना, हमारे पास पहुंचा ना, उसका कोई रिकॉर्ड है, और तो फिर वो भेजता ना, अगली जो मदद होती सबसे पहले उसका नाम लिया करते, फिर वो कहता भाई धन्यवाद तेरा। उससे अगली चीज कई ऐसे भी थे जो ये बोल देते, भाई 11,000 मेरी तरफ थे, 21,000 मेरी तरफ थे। वीडियो में नाम बोलते यार थे, मदद कर देते, अपने पास तक पैसे दे देते,
लेकिन उनके पैसे आज तक नहीं आया करते। तो इन्हीं चक्करों में जो भी मेरी कमाई थी, जो भी मेरा जो कुछ भी मैंने कराया, वो सब क्या है मैंने कुल मिलाकर सत्यानाश कर लिया। अब मैं मदद करनी बंद क्यों कर रहा हूँ? इसीलिए कर रहा हूँ, घर में चढ़ाई लग रही थी, न्यू मानने छकारा का घर तो चंदे ते बनन लग रहा, तो मन ने मदद करनी बंद कर दी। कोई मेरे को गालियां दो या ताड़ियां दो, दुनिया जीवन काटने लग रही, हम भी काट लेंगे। लेकिन किसी महिला ने, जिनका आप बात बढ़ने जाया करते, किसी महिला ने टोका नहीं कि भाई मेरी वीडियो मत बना? मतलब वो थोड़ा-सा ऐसा फ़ील होता है ना कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, कोई मेरी मदद करे और फ़ोटो भी खिंचवाए या मुझे बताए कि किसी ने ₹4 दिए हैं, 2 सूट दिए हैं, तो ऐसा बुरा फ़ील या खुद को ऐसा और भी ज़्यादा निर्धन फ़ील कराना। देखो बहन, मैं एक बात बताता हूँ, अ, मतलब कि मैंने ये देखा था इस कार्य का शुरू करने का कारण क्या था। अगर किसी के घर में 2 बेटियां हो रखी हैं, हुँ, एक दलित परिवार की हिस्ट्री बताता हूँ। एक घर में 7 बेटियां थी, हुँ, और वो 7 बेटियां एक बेटे के चक्कर में हुई थी, और वो बेटा लास्ट तक हुआ नहीं। वो बेटा नहीं हुआ तो 7 बेटियां होने के बाद उसका पति उसको इस मारे छोड़ के चला गया। अब 3 बेटियां भी शादी के लायक हो रही हैं। वो चला गया तो वह जमींदारों के जो घर होते हैं सबके घर में घूमी, हुँ, मेरी बेटी ने ब्याह दो, मेरी बेटी ने ब्याह दो। उसका जो कमरा था, वो कमरा इतना बड़ा था कि वे ऊपर नीचे ऐसे पोर्शन बनाकर फट्टे बिछा कर जब सोया करती माँ बेटी, क्योंकि 7 + 1 8 होगी, घर में सोने के लिए जगह नहीं थी। अच्छा, उसका जो वो ढूंढ कैसे, कहाँ देसी भाषा में ढूंढ का आ रहा छोटे कमरे ने, हुँ, उसने जब वह किसी के लिए खुवान गई, अगले खुआए थे रुपये दे दो, उसकी कीमत जो जमींदार आदमी होते उन्होंने 10,000 रुपये लगाई। उसके पास ऑप्शन नहीं था। वह रिक्शा में बैठकर गांव से मेरे पास आ गई और उसको लेके आ गई एक और बुजुर्ग महिला। अगर बेटा सुनिए, तू मदद कर यार, या मदद कर देगा? और वह मैंने बोला मदद में क्या चाहिए बनत ने? उसका जवाब ये था, घर के बाहर 20 आदमी आवे, सिर्फ उनके हाथ जूठे हो जाए। मैं बोला जा अपने घर, अच्छा हो जाएगा। तो बोली भाई पक्का होगा? मैं बोला पक्का ही आऊंगा। बोली भाई जय तू नहीं आता तो या वीडियो बना के घेर दे मेरी, कोई आ जाएगा। मैं बोला मैं ही आऊंगा, चिंता ना करे। मैं चला गया। परसों ब्याह है उनके, और आज उनके न्यू फोन आवे हैं, भाई हमने थी हलवाई पलवाई कुछ भी नहीं कर लिया, मन्ने सारी चीजें करी, मन्ने सारी चीजें करके, और मैंने तैयारी कर दी एक दिन पहले ही। मैं चला गया। मैं चला गया तो उस बहन के चेहरे पे जो खुशी थी, जो चीजें थी, आप तो ये कहते वीडियो ना बनावे, वे ये कहती है हमारी वीडियो बना भाई, हमने अच्छा लगा, हमारे घर के बाहर इस पाटड़े पर को भाई बन के चढ़ा। हुँ, जवान छोरी की एक बात बताऊंगा, हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, मैं थोड़ा देहाती टच रखा रू। कोई ना भाई। खसम बनने सब तैयार रहा है, भाई बननिया कोई कोई पार है, और बड़ा आदमी मैं उसने मानू जो भाई बनकर खड़ा हो जाए। जब शग्या भाई न्यू नट जा है, हमने तेरे तो मतलब को न्या, जब उस भाड़ने किसी चीज की जरूरत पड़े है, वे तकलीफे वे दर्द उन बाणा के मैं उड़ा खड़ा होकर फील कर रहा हूं। और जब गर्व के साथ, एक ये जो मैं बात बता रहा हूँ दलित परिवार की है, ये मेरे को याद नहीं, हमारा अपना वाल्मीकि समाज था या दानक समाज था, उसके बीच की ये बातें हैं। और जब हुआ बेबे उस पंचायत के बीच में न्यू कहने लग रही है मेरा भाई बात भरेगा, मेरा भाई आ रहा है, और मैं उड़े बैठ कर बात भरने लग रहा हूँ बाण, मतलब क्या फीलिंग होगी मेरी, मेरे अंदर मन कितनी खुशी होगी। हुआ कह दे हैं, मान लिया चंदा के मैं तो हरियाणा ने लूट कर खा गया, किसे बाण का को भाई बन के देखो न, अपनी शगिया के ना पुगते आज के टाइम बाण। लगभग 1500 छोरी जो ब्याही हैं, वो 1500 के घर बस रहे हैं। मेरे दिल में यह खुशी है कि वे 1500 मेरी बाण थी या मेरी बेटी थी। मतलब मैं कितना अपनी जान में कितना धनवान होऊंगा, मैंने अपनी 1500 बेटी ब्याह दी। मेरे को खुशी है। इन चीजा तो लोगों ने एक चीज सीखी है, उन बहाना कही मैं उम्मीद बनया हूं, वह 10,000 रुपया में टेक को छोरिया ने ब्याह दे हुए, क्यों है 10,000 रुपये बाने, कुछ भी नहीं होते। मन ने फिर एक चीज देखी, इस बेबे का दुख क्यों कर दूर हो जाए। जो 2 या 3 बाणा का ब्याह था वे तो उड़े निमटा दी मौके पे, उड़े जितने दानवीर आए उन चीजा तो निमट गई। मन चिंता उनकी ना थी, मन चिंता उनकी थी जो वे 4-5 बच गई।
मैंने 6 लाख रुपए नगद दिए, 6 लाख शायद 51 हजार। जे मगे नहीं चंदे मगे जो इकट्ठे करे 5100 अपनी तरफ से, जिसी मेरी औकात थी मैं ला गया, या 11 हजार, याद नहीं है, काम इतने कर रखे हैं। वे पता है किस लिए दिए? तेरी जितनी ये बेटियां हैं इन सब की 1-1 लाख रुपया की एफडी करा दी है। उसकी सब तो छोटी बेटी और थी 2.5 या 3 महीने की, गोदी में ले रही थी, और बड़ी बेटिया का ब्याह कर रही थी। मर्द किस टाइप का हो है, वो किस तरीके तो उसने छोड़ के चला गया, शर्म तो उस मर्द नानी चाहिए ना कि हरस चकारा ने आकुड़ जाके वीडियो बना के वे छोरी ब्याह दी। अरस चकारा पे तो उस बाण ने प्राउड फील करया होगा। अगर जब कोई नहीं खड़ा था, मेरा भाई खड़ा हो गया। आप मेरी वीडियो देखोगे तो मेरा स्वागत जो वे बाण कर रहे गीता के साथ कर रहे, खुश होकर कर रहे। एक खुशी आवे है कि आज के टाइम एक ईसा युग भी है, तो मैं एक नया युग लेकर आया सोशल मीडिया के माध्यम से। उस युग को लोगों ने इतना फॉलो करया, हर गांव के अंदर, हर जिले के अंदर एक टीम बन गई, बाण बेटिया की मदद करने लगी, गांव की मदद करने लगी। न्यू कहने लगे भाई हर्ष तेरी जरूरत कोई ना, 1500 तो वे छोरी जड़ मैं पहुंचा हूं, 5000 वे छोरी भी होंगी जिनके गामा में न्यू ब्याह हो गया। रहे हर्ष की जरूरत ना है, हम खुद इकट्ठे करके ब्यावांगे यार, हम इस लायक रहे। यानी कि हमने समाज को एक लेसन दिया, एक आईना दिखाया, और समाज ने उन चीजों को फॉलो कराया। जब से चुनाव लड़ा है, जिनकी चुनाव के टाइम पर मैंने वोट रखी थी, उन बना के तो मैं मदद कर आया। 1-2 रह रही होंगी, उनका समा होगा जब कर दूंगा। उससे अलग मैंने किसी पे पैसे लेकर मदद करनी बंद कर दी। लोगों के दिमाग में जो अज्ञानी और मूर्ख आदमी उन्हें न्यू बांट दिया, अगर तो चंदा लेगा अपना घर चला रहा है। तो इन चीजों से दूर होने के लिए उसका नुकसान समाज को इतना होया है, जितने जो हमने देखकर फॉलो करके गामा में संगठन बना रहे थे, उन सारे की उम्मीद मर गई। 90 से 95% आदमी ना मदद करने वाला, ये जो एक वो था, जो एक बूम आया था, वो काम छोड़ दिया। तो यो नुकसान कहीं ना कहीं समाज को होया है। 6, 7, 8, 10 बेटियां भी आती हैं घर के बाहर, और जब विवाह है हर जब मृत वे गाड़ियां भी देके जाए, अपना ही मान के देती होंगी। हालांकि माँ जोड़ के न्यू को माता जी मेरी हिम्मत नहीं रह रही, मैं नहीं कर सकता थारी मदद। वे गाड़ दे के बेरा के कहा करे क्यों ड्रामे कर यार भाई, फेरी फेसबुक पे एक तेरे ते उम्मीद रह रही थी, तू भी और वर्गा बन गया, या उम्मीद नहीं थी। मेरे तेन तन्ने बन्ने देख वे जहां तो मेरे न्यू भी तरला दुख्या करे, इन मेरे तो उम्मीद थी, तन्ने भी इनकी उम्मीद तोड़ दी। तो मैं मेरे जीवन में अगर कभी कामयाब हो गया, कोई बड़ा नेता मंत्री कुछ बन गया, ये मेरा वादा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और जो बहन बेटियां गरीब हैं, जो अपने मतलब पिता को ये लगने लग जाता मेरे पर बोझ बन रही है बा छोरी बहनी, इन चीजों का बोझ पूरे हल्के के अंदर या जहां की मेरे पे जिम्मेदारी आओगी, एक जेब पर भी नहीं पड़ने दूंगा। यानी आप राजनीति में एक्टिव रहने का आपका पूरा प्लान है। देख बहन, मैं किसी लड़ाई को अधूरी नहीं छोड़ता। मेरा जो तने लग गए हैं गोवाना तो चुनाव आ रहा है, इतना बड़ा वो बन रहा था, मैं उस चीज को पूरी करूंगा अपनी को। और कोई किसी पार्टी में जाने का आपका कोई प्लान हो? बहन मेरा मेन चीज तो यह, मैं तो नहीं चाहूँ समाज जागरूक हो। समाज तो मैं कह मर लिया, आप लोगों ने राजनीति को समझना पड़ेगा। जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके छोरे मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हैं, उनके पोते सोच रहे हैं, उनके पड़पोते सोच रहे हैं, या राजनीति ब्याह रखी है कि एक 5-4 कौन ब्याह के घर बैठी रहेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, आप कुर्सी पर बैठने वाले नहीं बन सकते, कम से कम कुर्सी को हिलाने वाले तो बनो। है, मैं ये चाहता हूं बहन, गरीब का, दलित का, एक मतलब आम घर का बच्चा आके इन कुर्सियां पे बैठे, तभी हरियाणा का भला हो सकता, वरना ऐसे ही शोषण होता रहेगा। तो मेरा पहला कार्य तो अलग जगाना है, अगर लोग में जगगी ठीक है, वरना मैं अपना चुनाव जरूर लूं। आप अपनी खुद की पार्टी बनाओगे? मेरी कड़ौका तो बेबे, तेल गलवाने के रुपये नहीं रहते, पार्टी थी तो मोटा रुपया चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। जब बत मैं इन तेनों कहूं जो चंदा चोर हूं तो तुम कहते है को, कभी आंकड़ा और हिसाब लगा के देखो, 2 लाख रुपए की तनख्वाह लेनी है एक MLA, 60 तनख्वाह उसने कार्यकाल में टोटल मिल रहे हैं, 1 करोड़ 20 लाख रुपये उसकी तनख्वाह के टोटल हो गए। 1 करोड़ 20 लाख रुपया में 1 करोड़ 20 लाख उन्हें खर्चे के मिलते होंगे, और 2 करोड़ 40 लाख हो गए। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपये लेने वाला MLA एक कार्यकाल में 10 गाड़ियां ले लेता, 5-5 करोड़ की, 100-100 करोड़ के बंगले बना लेता है, 500 से 1000 करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी जोड़ लेता है।
चंदा चोर तो वो हैं, क्या कभी किसी आम जनता ने, किसी पत्रकार ने उनसे सवाल करा? आप हर्ष शिकारा से सवाल इसलिए कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे बीच में रहने वाला आम घर का बच्चा है। हम्म। असली तो जब मानू ना उनके मुंह में माइक डूस के ये पूछो कड़े नहीं तो भाई, इसी जोड़िया कोई बात प्रॉपर्टी को ना पूछा करा उन तभी, इसी बे कोई बात को बेबे ना। 5% आदमी, उस 5% मैं आपकी गिनती करूं हूं ऐसी बात नहीं है। पढ़े लिखे जो आदमी है ऐसे ऐसे हैं मेरी नजर में, मात्र 5%। लेकिन आप पूछो हो, आप लोगों तक वे स्वयं कटोप हो जाए हैं, आप लोगों तक वे नहीं पहुंचते खुद। उनको ये पता नहीं लड़की टाइट सवाल और जवाब करेगी। अभी आपने बैठने से पहले मेरे को एक बात बोली थी, मेरे दिल में है कि भाई मैं किसी भी प्रकार के सवाल पूछ लूं कि मारे माइक मुई का ना बका दो। बहन मतलब आप मेरी ऐसी छवि क्यों समझते हो? हाँ, नहीं भाई, वो दो हरियाणवी बात बालक बात कर रहे हैं तो हो जा करे ना, मतलब वो अपना थोड़ा सा हो जा, मानस छो में हो जा, बेबे मेरे एक तो मेरा क्यों लोग, कर मूड बन जा। बेबे मेरे तो जब मैं जनता के बीच में जाऊं मेरे तो इतना प्यार करे आ रहा है, वो तो मेरा न्यू गला पकड़ लिया रहा है, कोमरे नु लत्या ना पाड़ लिया रहा है। वो प्रेम है। अगर मैं उन पावाबाजी करने लग गया, चिल्लाने लग गया, फिर क्या इज्जत रहेगी? तो आपका सवाल पूछना कर्तव्य है, मेरा जवाब देना कर्तव्य है। अच्छा, जैसे आपके भीतर ते एक होया करे कि हम इस जाति ते बिलोंग करा हाँ, यो है या यो नहीं है, और है तो किस प्रकार का है? मेरा मानना ये है बहन, मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं है, इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब आपको खून की जरूरत होती है, मरे पड़े हो, जाति थोड़ी बूझो, ब्लड ग्रुप बूझो। 22 ब्लड ग्रुप का खून चाहिए मेरे को। जब डॉक्टर आपका इलाज करता है, मौत के मुंह में हो, वो डॉक्टर भले ही किसी भी जाति से हो, हाथ जोड़ के न्यू कहोगे डॉक्टर साहब जान बचाइयो। जब तक ना पूछते डॉक्टर साहब आप हिंदू हो, मुसलमान हो, या और हम पैसे में भी तो नहीं देखते ना, पैसा दलित के हाथ से आया हमारे पास, या वो किसी ठाकुर के हाथ से आया, या किसी राजपूत के हाथ में था, मेरे हाथ में आने से पहले वो पैसा कभी नहीं सोचते हम। अरे बहन ये फायदे की बातें हैं, वहां जाति नहीं देखी जाती। हाँ। उच्चतम लोगों की कोई जातियां नहीं होती। ये जातियां भी हमारे अपने समाज के अंदर जो जमीन से जुड़े हुए, जो गरीब एक निचला तबका है ना, गरीबी से जुझारू हैं, वो ये जातियां देखते हैं। अच्छा, मैंने कितने पढ़ा था कि मिडिल क्लास लोग जो है ना, वो जाति और जो खानदान की जो एक परंपरा होया करे, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ा में रह जाए, उनका पूरा जीवन ही नहीं मय हो जा है इन दो दो तीन चीज़ों में। समाज क्या कहेगा, बस वो इस 3-4 चीज़ों के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब एक एक्टर, पॉलिटिशियन भी रहे हैं। उसके घर का नाम रामलीला है शायद, रामायण शायद, रामायण हो, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? उसके लड़किया का नाम लव कुश है, लड़की का नाम सोनाक्षी है। शादी मुस्लिम से करी है, खुशी खुशी से करी है। ये जो चिल्लाने वाली भेड़े हैं, किसने क्या कर लिया उनका? कुछ है साइना नेहवाल है, हाँ। मेरे हिसाब से जाट होगी। साइना नेहवाल, ये तो नहीं देखा, लेकिन शादी उनकी पाकिस्तान में हुई थी, पाकिस्तान के नहीं नहीं, खिलाड़ी वो थे जो। सानिया मिर्जा थी। अच्छा, अच्छा, हाँ, सानिया मिर्ज़ा, हाँ, साइना साइना नेहवाल, नेहवाल, हाँ जी, हाँ जी। नेहवाल जो गोत्र है वो अपने हुँ, जाटों के अंदर होता है वैसे हुँ, तो। हुँ, हुँ। शायद जाट होंगी। उसने शादी की कश्यप साहब से। कौन से जाटों ने पंचायत कर ली भाई? आशीर्वाद देने गए हैं खुशी खुशी से। जाति धर्म और मजहब वहीं देखा जाता है, ज्यादा दबा हुआ हो कुचला हो। उच्चतम दर्जे में कौन क्या करेगा कोई पूछने वाला नहीं। सचिन पायलट जी हैं, कश्मीर में मुस्लिमों के घर शादी हुई होगी। और कितने गिनवाऊं? यहाँ तक कई भाजपाइयों के घर भी तो ब्याह हो बहन रहे हैं ना जी, मुस्लिम आरएसएस समुदाय संघ में। के जो उच्चतम दर्जे के, जो अपने आप को मतलब भगवान समान मानते हैं, स्वयं की भतीजी की शादी मुस्लिमों के साथ कर रखी है। हुँ। आपके आडवाणी साहब हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनकी भतीजी की शादी कहाँ हुई है? सर्च करना कभी। हुँ। तो बहन ये जाति धर्म मजहब, ये जो अपने गाँव में बोगिया पे बैठणिए हैं, पोड़िया में बैठणिए हैं, गरीबी तक जूझ रहे हैं, उन्हीं के बीच में है। उच्चतम लोग कभी कुछ नहीं देखते इस प्रकार का। हुँ। अच्छा भाई, आप जब फ़ेसबुक पे पहले आप लाइव आया करते, तो मैंने देखी हुआ एनर्जी आपकी, है ना? तो मतलब आप पूरी तैयारी करके आया करो थे कि या नहीं, ऑन द स्पॉट जो आपने बोलना है वो जब मैं बोला करते? वो पूरी एनर्जी देखा करो थे वो बिल्कुल ऐसे, अरे भाई यूँ हो गया, मतलब पूरा उस कॉन्फिडेंस के साथ है। बहन मैं आज तक किसी भी प्रकार की तैयारी करके कहीं भी नहीं गया हूँ, ना मैं कभी जाता हूँ। एक बारी किसी उसने एक सभा के अंदर को चिट्ठी लिख के दी थी कि आपने ये नाम पढ़ने हैं और इनके बारे में ऐसे ऐसे बोलना है। सच बताऊं मैं वहां जाते भूल गया। मैं बोला मैं बोल सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरी जुबान के अनुसार। वो बोलवा लो जो मर्जी, चाहे मेरे पे आप कोई भी टॉपिक हो,
जैसे कि शहीद आजम भगत सिंह है, पूरा दिन स्पीच दे सकता हूँ मैं उस पे, शहीद आजम जी पे। तो कोई भी टॉपिक हो, मैं टॉपिक पर स्पीच दे सकता हूँ, मैं लिखी हुई बातें नहीं बोल सकता, मेरे से बोली नहीं जाती, मैं तैयारी नहीं करता किसी चीज की। आपके कदे हासी नहीं छुट्टी जेकर आप किसी सीरियस टॉपिक पे कि लाइव कर रहे हो और आपका खुद ने देख के कदे हासी आ गई हो मेरा उसमें? खून बड़े मारे यार बहन। अच्छा मैं अच्छा। मतलब मेरी एक्टिविटी काफी मतलब दिमाग में चढ़ जा रहा है, मैं उस चीज को लेके सीरियस हो जा रहा हूँ, पॉजिटिव रहा हूँ मैं, किसी भी चीज को लेके मैं नेगेटिव नहीं रहता कभी भी। अच्छा, कई सारी टिप्पणियाँ आप पढ़ा करो कि लोग इस तरीके के आपसे सवाल पूछेंगे, कभी हर्षिकारा हमारे पास आए थे, जब वो बड़े गरीब से थे, उनके पास चप्पल नहीं थी, आज देखो क्या है, किस तरह का है। तो आप इन टिप्पणियाँ ने पॉजिटिव ले हो या आपने भीतर से ये खले है ये चीज़ कि ऐसा क्यों है मेरे साथ? मैं सोशल मीडिया चलाता ही नहीं, हुँ। यूज ही नहीं करता। मतलब कि मैं कोई भी पोस्ट किसी भी प्रकार की खोल कर ना देखा हूँ, ना मना मतलब होता, मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है, मन जो डालना है, मेरे जो विचार हैं, जो पोस्ट डालनी वह कर दी, बात खत्म। ना मैं कमेंट पढ़ता, ना मैं किसी का जवाब देता। तो इन चीज़ों से मैं काफ़ी बचता हूँ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके पास नहीं आनी चाहिए, आप तभी पॉजिटिव रहोगे। और जैसे आपकी पहले की जर्नी की कोई बात करें, ऐसा बताएँ कि आप पहले गरीब रहे या आप इस प्रकार के व्यक्ति रहे, कोई भी ऐसा वो हालाँकि खराब बात है, नहीं बोलनी चाहिए किसी का कैसा भी संघर्ष रहा हो। तो जब ये आपको बोला जाता आप कैसा महसूस करते हैं? शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, गरीब के घर जन्म लेना बुरी बात नहीं है, हुँ। गरीब मर जाना बुरी बात है। तो गरीब तो सभी थे बहन, आप अपने घर से हुँ, निकल के आई होगी, जब आप हुँ, पैदा हुई होगी क्या हालत होगी। हुँ। लेकिन संघर्ष तो आपने किया होगा, तभी हाँ, आप आज हाँ। यहाँ पे बैठ के बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू ले रहे होगे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपकी मेहनत है, उससे रूबरू या तो आप हो या आपका परिवार है। हुँ, हुँ, तो जिस वक्त अब लोग कहते हैं मकान बना दिया, मकान बना दिया, उनको 26 में सीधा मकान बना हुआ दिखा है। हुँ, मैं एक वीडियो आज या कल ही डालूंगा, 2018 में एक बुजुर्ग अंकल जी थे रोड पे, कुमार, वो प्रजापत जी, वो क्या कर रहे थे अंकल जी, हमारे 80 साल की उम्र होगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप ले लेते हो बिना लोभ लालच के, तो उनकी हालत देख के मेरे को लगा मेरे को कुछ ले लेना चाहिए। मैंने 500-700 रुपए का एक मिट्टी का बना हुआ गौतम बुद्ध लिया था उनसे। और वो जो गौतम बुद्ध वो इसलिए लिया था, कभी जीवन में मैं अपना खुद का मकान बनाऊंगा उसके अंदर रखूंगा। 2018 में लिया था वो, अब 26 में कल की डेट में उस गौतम बुद्ध को उठा के अपने घर लेके आया हूँ। हुँ, मात्र 500-600 रुपए की चीज है वो, लेकिन मेरे लिए वो एक ड्रीम था, हुँ। और उस बुजुर्ग के लिए वो 600 रुपए बहुत बड़ी चीज थी। तो बहन आपका जो संघर्ष है वही आपको सिखाता, लोग आपके बारे में क्या कहते क्या नहीं कहते वो चीजें मायने नहीं रखती। अगर वो आपका जिक्र कर रहे हैं तो आप में कोई ना कोई खास बात तो है ना, वरना उनका जिक्र कोई नहीं करता। हुँ। भाई बहुत शुक्रिया आप आए और आपने इतना समय दिया, ये बड़ी अच्छी बातचीत रही, बड़ा धन्यवाद आपका। और आपकी एक जो कौन-सा डायलॉग था वो कि सोहणे हाथ ने शेयर कर दो? जी जी। हाँ, तो एक बार बोल दो सबने। मेरी बड़ी प्यारी बहन है, सोनिया, बोलने का तरीका भी बड़ा अच्छा है। और मैंने बहन से एक चीज सीखी, शालीनता। मतलब इनके अंदर जो ठहराव है इस उम्र के अंदर वो बहुत बहुत कम आदमियों में होता है। और मेरी बहन की पहली बार जब मेरे पास कॉल आई, इन मैंने फ़ोन काट दिया। इनका बोलने का तरीका इतना प्यारा था, मैंने सोचा बहन कि कहीं कोई ऐड की फ़ोन आई है। नमस्कार भाई साहब, मैं ऐसे-ऐसे बोल रही हूँ और आपसे क्या बातें करने का उचित समय है? मैंने इतने में ही कॉल काट दी कि कोई वैसी कॉल है, जो कॉल होती हैं। मेरे को मेरी बहन से बहुत कुछ सीखने को मिला, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, छोटा हो या बड़ा, आप कहीं न कहीं से अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा करते हो, उसी के आधार पे इस जीवन के अंदर अपने विचार रखते हो। और आज पॉडकास्ट में हम दोनों के बीच में बैठ के बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस पॉडकास्ट के अंदर किसी की मानसिकता को ठेस पहुँचाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम सीधे-साधे भोले-भाले हैं दोनों भाण भाई। जो ज़ुबान पाया वो ये बकते चले गए, कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। आप लोगों ने अच्छा लगा है, तो इन चीज़ों को शेयर ज़रूर करें। नहीं भाई, आपका वही स्टाइल इसने ओढ़े हाथ ने शेयर कर दो, वो जो स्टाइल होया वो फिर आपका। वो चीज़ें खत्म हो चुकी बहन, वो मतलब रूल अच्छा। चेंज हो चुके हैं, वो बोले हाथ को आता तो नहीं ना। अच्छा, अच्छा। फ़ेसबुक का भी हो गया? मैंने तो हाँ, नोटिस फेसबुक नहीं का करा। भी हो गया। अच्छा, अच्छा। उस टाइम पर आप एक वीडियो को 100 ग्रुपों में शेयर कर सकते हाँ, थे। हाँ, वो हाँ। ऐसे था जैसे कि वीडियो के नीचे हाँ, जब आप हाँ, हाँ, जाओगे, हाँ। तो नीचे ये आपको सोड़े सो हाथ में शेयर का बटन दिखेगा, उसने दबा के हाँ। सारे ग्रुप निकल आऊँगे, वे जो ग्रुप निकल के हाँ, आऊँ, उन हाँ, सारे हाँ। ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दिया जाए। अब हुँ। वो होता नहीं। ओहो! आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर सकते हो। अच्छा, वो भाई आप लोग करके भी देख लियो, 5 से ज़्यादा होगा नहीं। अच्छा।
ओहो! ये तो आपका डायलॉग तो मतलब भूतपूर्व डायलॉग हो गया ये तो है। भूतपूर्वक हो गया, चेंज कर दिया। मार्क ज़ुकरबर्ग ने ये चेंज कर दिया, जी, हाँ। जी मैम। भाई बड़ा शुक्रिया आप आए और आप सभी ने बातचीत सुनी, आप सभी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। हालाँकि ये बातचीत मेरी रही है, मैंने दर्शकों से सवाल नहीं माँगे थे, लेकिन अगली जो बातचीत रहेगी, वो रहेगी आपके सवालों को लेकर और मेरे भी कई सवाल अगर छूट गए होंगे, तो मैं भी ज़रा उन पर गौर करूँगी। आप सभी ने बातचीत सुनी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सवाल अपने लिख दें अपने नाम से, वो ज़रूर आपके पूछे जाएँगे, इन तक पहुँचाए जाएँगे। भाई आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत आभार भाई आप आए बहन जी, स्टूडियो में। आपने इस लायक समझे, आपका धन्यवाद।